अध्याय 41। 3 शर्तें। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। पे कियान ने दोनों को प्रतिक्रिया देने का ज्यादा समय दिए बिना ही अपनी बात जारी रखी। इस गेम के लिए मेरी सिर्फ 3 मांगे हैं। पहली, मैं चाहता हूं कि गेम में स्टोरी मोड हो और यह सिर्फ गेमर्स के आपस में लड़ने के लिए ही न हो। हमारे गेम में गहराई और सार होना चाहिए। दूसरी, हमें नए गेमर्स की भावनाओं का यथासंभव ध्यान रखना होगा। गेम जितना सरल होगा उतना ही बेहतर होगा। तीसरी, हमें जबरदस्त हथियार बनाने होंगे। जहां तक उनकी कीमतों की बात है, उन्हें स्थायी रूप से इस्तेमाल करने की कीमत 888 प्रति हथियार होगी। आप लोग सीमित समय के ट्रायल पीरियड के लिए कीमत तय कर सकते हैं। सभी पूरी तरह से हैरान रह गए जबकि पे कियान मन ही मन मुस्कुराया। गेम को बर्बाद करने का यही तो आसान तरीका था। पे कियान ने बहुत पहले ही एक FPS गेम बनाने का फैसला कर लिया था। FPS गेम बनाने के लिए पूरी तरह से अनुभवहीन टीम को भेजना शुरू से ही एक बड़ी गलती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य खेलों की तुलना में FPS खेलों में हाथ की संवेदनशीलता की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। दुनिया का सबसे परिपक्व FPS गेम काउंटर स्ट्राइक हाथ की संवेदनशीलता के मामले में पूर्ण अंक प्राप्त करने योग्य माना जा सकता है। भले ही बाजार में कोई अन्य गेम 99 अंक तक भी पहुंच जाए, वह भी असफल हो जाएगा। कारण ये था कि एक अंक का अंतर भी कट्टर FPS गेमर्स की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है। काउंटर स्ट्राइक के अस्तित्व में भला कौन किसी अन्य घटिया उत्पाद को खेलने जाएगा। यह एक ऐसा पहलू था जो मोबाइल गेम और MMORPG से पूरी तरह अलग था। इन दोनों प्रकार के गेमों को दूसरों से अलग दिखाने के लिए उनमें बहुत बदलाव किए जा सकते थे। यहाँ तक कि छोटी मोटी खामियां भी उन्हें एक बिल्कुल नए गेम की तरह दिखा सकती थी। हालांकि FPS खेलों के लिए हाथ की संवेदनशीलता में एक छोटी सी अंतर की भरपाई नहीं की जा सकती थी। काउंटर स्ट्राइक से मुकाबला करना मौत को दावत देने जैसा था। इसके अलावा पे कियान की 3 मांगें कुटिल थीं। हालांकि स्टोरी मोड अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह इस टीम की क्षमताओं से परे था। स्टोरी मोड एक ऐसा क्लासिक उदाहरण था जिसमें जोखिम तो बहुत था लेकिन फायदा कम, और अक्सर नतीजा उम्मीद से कम ही निकलता था। भले ही टीम ने इस पर काफी मेहनत और समय लगाया हो, फिर भी गेमर्स इसे पसंद नहीं करते थे। स्टोरी मोड पर समय और जनशक्ति जैसे ज्यादा संसाधन खर्च करने से गेम के दूसरे हिस्सों पर असर पड़ना तय था। नए गेमर्स के अनुभव के लिए गेम को जितना हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इससे उनके लक्षित गेमर्स समूह में नाराजगी जरूर पैदा होती, क्योंकि FPS गेम्स अक्सर एलीट गेमर्स को ही पसंद आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा बिंदु था पैवॉल उपकरण। यह एक सबक था जो पे कियान ने घोस्ट जनरल से सीखा था। अपने पिछले जीवन में क्रॉसफायर गेम ने कम हैंड सेंसिटिविटी के बावजूद काउंटर स्ट्राइक को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि इस दुनिया में न तो क्रॉसफायर था और न ही उससे मिलते जुलते गेम। ऐसा क्यों था? पे कियान को लगता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया के गेम इकोसिस्टम में ऐसे गेमों का अस्तित्व ही नहीं था। देखने में पे कियान जो कर रहा था वह क्रॉसफायर जैसा लग रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में पैवॉल थे। हालांकि परिणाम अलग होंगे क्योंकि इकोसिस्टम भी पूरी तरह से अलग था। अपने पिछले जीवन के 2009 में पैवॉल वाले फ्री टू प्ले गेम बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन इस वर्तमान दुनिया में चलन तय कीमत पर गेम खरीदने और खेलने के लिए भुगतान करने का था। यहाँ तक कि क्यूट 3 किंगडम्स जैसे गेम को भी 1000 युआन के पैवॉल के कारण गेमर्स ने खारिज कर दिया था। घोस्ट जनरल बनाते समय पे कियान ने एक गलती की थी, उसने गेम को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था। इसके चलते गेमर्स ने गेम को लेकर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इससे इतना जबरदस्त प्रचार हुआ जिसकी पे कियान ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरह से पे कियान बुराई का जनक बन गया क्योंकि उसने जानबूझकर चीजों को उनकी असल कीमत से बहुत कम दाम पर बेचा था, लेकिन जाहिर है पे कियान के पास इस बात पर विचार करने का समय नहीं था कि इस घटना से उसके लिए किस तरह के दुष्परिणाम होंगे। अब उसका मुख्य लक्ष्य अपने अगले गेम में नुकसान उठाना था। शायद इसका सबसे अच्छा तरीका यही था कि गेम के लिए पैवॉल को इतना ऊंचा कर दिया जाए कि गेम को लेकर लोगों की राय खराब हो जाए। ये सच था। एक FPS गेम जिसकी कंट्रोल सेंसिटिविटी काउंटर स्ट्राइक से भी बदतर थी, औसत दर्जे की क्वालिटी और बेकार कहानी के तत्वों को बनाने में संसाधनों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था। इतना ही नहीं, गेम में मौजूद बंदूकों का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया जा सकता था और उन्हें खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता था। गेम खेलने का कोई फायदा ही नहीं था। गेम का तो निश्चित रूप से पतन निश्चित था। फिलहाल पे कियान ने हुआंग सिबो और बाओ जू के लिए 3 सख्त शर्तों वाला एक थीसिस असाइनमेंट तैयार किया था। जब तक वे तीनों शर्तें पूरी कर लेते,
वे गेम में जो चाहे कर सकते थे और पे कियान को जरा भी परवाह नहीं थी। एक अनुभवहीन टीम द्वारा बनाए गए एफपीएस गेम से वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि वह जांच प्रक्रिया पास कर ले। पैसे बिल्कुल नहीं। दरअसल पे कियान की मांगे सुनकर हुआंग सिबो और बाओ जू गहरी सोच में पड़ गए। हुआंग सिबो को मिली आजादी और कठिनाई दोनों ही देखकर हैरानी हुई। शुरुआत में उसने सोचा था कि बॉस पे जैसा अनुभवी क्रिएटर पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से मैनेज करेगा, लेकिन अंत में उन्होंने बस उन्हें एक सामान्य दिशा निर्देश दे दिए। कहानी, पेवल और नए गेमर्स के लिए आसान एफपीएस गेम। ये तो बेहद मुश्किल होगा। हालांकि हुआंग सिबो इसे सीधे सीधे अस्वीकार करने वाला नहीं था। उसने मीटिंग से ठीक पहले बॉस पे के सामने अपने सारे राज खोल दिए थे। अब ऐसे ही छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जितनी मुश्किल होगी उतनी ही मेहनत उसे करनी पड़ेगी। भला बॉस पे के शानदार सहयोग और भरोसे का वह कैसे एहसान चुकाएगा। बाओ जू की बात करें तो उसने हुआंग सिबो जितना नहीं सोचा था। वह बस एफपीएस गेम्स में अपने अनुभव को याद कर रहा था और सोच रहा था कि पे कियान द्वारा दिए गए मिशन को कैसे पूरा किया जाए। कोई सवाल? पे कियान ने पूछा। हुआंग सिबो जवाब देना ही चाहता था कि पे कियान ने आगे कहा, कोई सवाल नहीं। बहुत बढ़िया, उसने अपने शब्द वापस ले लिए। आप हमें बोलने का मौका तक नहीं दे रहे। पे कियान सबके चारों ओर घूमते हुए बोले, ठीक है, डिजाइन टीम को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 1 हफ्ता दिया जाएगा। बाओ जू, आप रचनात्मकता और समग्र योजना का जिम्मा संभालेंगे। हुआंग सिबो, डिजाइन टीम बनाए और ड्राफ्ट को सुव्यवस्थित करने और कार्यों को सौंपने के लिए बैठकें शुरू कीजिए। मा यांग, अब आपका काम बाकी लोगों से और सीखना और जितना हो सके मदद करना है। अगर आपको कोई समस्या आए, खासकर पैसों से जुड़ी, तो मुझे तुरंत बताइएगा। संकोच मत कीजिएगा। मीटिंग खत्म होते ही पे कियान को राहत महसूस हुई। क्या बॉस होने का यही एहसास होता है? बिना किसी चिंता के अपने मातहतों को सारे काम सौंप देना। क्या यही तो शानदार एहसास होना चाहिए? लेकिन जाहिर है, ज्यादातर बॉस, चाहे वे पर्यवेक्षक ही क्यों न हो, फिर भी इधर उधर देखते रहते हैं और काम की प्रगति पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पे कियान बिना कुछ और पूछे जितना हो सके उतना काम निपटाना चाहता था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अंतिम उत्पाद कैसा होगा। स्वाभाविक रूप से उसे कुछ महत्वपूर्ण चरणों को भी लंबा खींचना पड़ेगा, जैसे कि डिजाइन ड्राफ्ट कब तैयार किया जाए, पहला डेमो प्रोटोटाइप कब बनाया जाए और चयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि क्या हो, इत्यादि। अगर गेम घटिया स्तर का भी हो तो भी कोई बात नहीं, बशर्ते वह जांच प्रक्रिया से गुजर जाए और उनका समय बर्बाद न हो। अन्यथा सिस्टम इसे उल्लंघन मान लेगा। पे कियान का लक्ष्य ये था कि जब तक खेल का निर्माण होता रहे, उनके अधीन काम करने वाले लोगों को अपनी इच्छानुसार खर्च करने और करने की छूट दी जाए। अध्याय 42। प्रसन्न फिर भी बेचैन अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो सभी एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। हुआंग सिबो ने बाओ जू को रोक लिया। भाई बाओ, मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप कॉन्सेप्ट पर जल्दी काम करें। डिजाइन का ड्राफ्ट तैयार करने में हमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। बेहतर होगा कि कल तक आपके पास एक मोटा विचार हो ताकि हम जल्द से जल्द बातचीत कर सकें। हुआंग सिबो बेहद विनम्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बाओ जू की पृष्ठभूमि से परिचित नहीं थे और उनके बारे में उनकी राय कुछ ही बातों पर आधारित थी। पहली बात, वे उम्रदराज लग रहे थे और उनके बाल झड़ रहे थे। दूसरी बात, वे एक कुशल गेमर थे और उन्हें विशेष ओवरटाइम की सुविधा के साथ साथ बॉस पे का भरोसा भी प्राप्त था। तीसरी बात, वे हमेशा चुप रहते थे मानो गहरी सोच में डूबे हों। इन बातों से हुआंग सिबो समझ गए कि वे उनसे वरिष्ठ हैं। बाओ जू ने सिर हिलाया। ठीक है, भाई हुआंग। बाओ जू हुआंग सिबो के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हालांकि प्रथम वर्ष के स्नातक होने के नाते उसने अनुमान लगाया कि हुआंग सिबो वरिष्ठ होंगे क्योंकि वे स्नातक होने के बाद से ही इस क्षेत्र में थे। दोनों ने सोचा कि दूसरा भाई सिर्फ शिष्टाचारवश कह रहा है और किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसने सोचा होगा कि दूसरा वास्तव में इतना गंभीर होगा। हुआंग सिबो अपनी डेस्क पर लौट आया। उसे खुशी और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। वह खुश था क्योंकि उसे यह जगह मिल गई थी जहां बॉस और सहकर्मी इतने मिलनसार और विनम्र थे। उसकी पिछली कंपनी के सख्त और दमनकारी माहौल की तुलना में ये बिल्कुल अलग था। वह बेचैन था क्योंकि उसे डर था कि अपनी कम क्षमताओं के कारण वह बोझ बन सकता है। उसने तुरंत पहले से जमा किए गए सभी डिजाइन ड्राफ्ट देखे ताकि अंतिम समय में उनमें संशोधन कर सके। इस तरह बाओ जू के पास अवधारणा तैयार होने पर वह डिजाइन ड्राफ्ट को पूरा कर सकेगा।
बाओ जू तो पहले ही अवधारणा निर्माण के चरण में पहुंच चुका था। विभिन्न एफपीएस गेम्स से जुड़ी उनकी सारी यादें उनके दिमाग में उमड़ आईं, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली। नए खिलाड़ियों के लिए गेम को आसान बनाना यह मुश्किल नहीं था और कुछ सरल बदलावों से इसे संभव बनाया जा सकता था। उदाहरण के लिए, वह पात्रों के हिटबॉक्स को समायोजित कर सकते थे, विशेष रूप से सिर के क्षेत्र में, ताकि नए गेमर्स के लिए हेडशॉट की दर बढ़ जाए। या शायद वह स्नाइपर राइफलों के जूम और फायरिंग स्पीड को तेज कर सकते थे। इस तरह नए खिलाड़ी कम से कम समय में स्नाइपिंग में महारत हासिल कर सकेंगे। हालांकि बाओ जू एफपीएस गेम्स में इतने माहिर नहीं थे कि उन्हें पेशेवर गेमर माना जा सके, लेकिन आम लोगों के बीच में निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थे। अपने हाथों की संवेदनशीलता के आधार पर वह आसानी से आवश्यक समायोजन कर सकता था। जहां तक पेवॉल हथियारों की बात है, उसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, उन्हें बस कीमत बढ़ानी थी। बाओ जू के लिए एकमात्र मुश्किल पेक यान की स्टोरी मोड की पहली मांग थी। वह गहरी सोच में डूब गया। सच कहूं तो यह ऐसी बात थी जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर लोकप्रिय घरेलू एफपीएस गेम्स में स्टोरी मोड होता ही नहीं था। काउंटर स्ट्राइक में भी नहीं, उनमें बस एक दूसरे से लड़ना होता था। हालांकि यह सच था कि कुछ बड़े विदेशी स्टैंडअलोन एफपीएस गेम्स में स्टोरी मोड था, लेकिन वे टेंगडा के मुकाबले बहुत बड़ी कंपनियां थीं। 30 लोगों की टीम के साथ बड़े विदेशी एफपीएस गेम्स की तरह स्टोरी मोड बनाने की कोशिश करना अपनी क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंकना माना जा सकता था। हालांकि बाओ जू ने अभी अभी गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन वह इन बातों को अच्छी तरह समझता था। उसके पास इसके बारे में अलग तरीके से सोचने के अलावा कोई चारा नहीं था। केवल 30 कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए ये स्पष्ट था कि वे विदेशों में लोकप्रिय बड़े एफपीएस गेम्स की तरह स्टोरी मोड नहीं बना पाएंगे। अगर मेरे जैसे आम आदमी को इसके बारे में पता है, तो क्या उनके प्रतिभाशाली बॉस पेई को नहीं पता होगा? उन्हें भी पता होना चाहिए। जब उन्हें पता है, तो उन्होंने इतनी सख्त शर्त क्यों रखी है? यह एक परीक्षा भी है और एक संकेत भी। बॉस पेई हमारी क्षमताओं की परीक्षा ले रहे हैं और साथ ही हमें ये संकेत भी दे रहे हैं कि हमें इसे उन बड़े विदेशी एफपीएस गेम्स की तरह नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा है, तो हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? बाओ जू गहरी सोच में डूब गया। शाम के 5 बज रहे थे। पेई कियान खुशी खुशी निकल रहा था। इस समय छुट्टी मिलने का एहसास अद्भुत था। बेशक बॉस होने के नाते पेई कियान पूरी तरह से काम से छुट्टी नहीं ले सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा कर पाता, तो उसे काम खत्म होने का इंतजार करने में जो खुशी मिलती और काम खत्म होने पर जो उत्साह होता, वह उसे नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जैसे एक अमीर, दूसरी पीढ़ी के वारिस जमींदार ने, जिसके पास 30 से अधिक अपार्टमेंट थे, लेकिन फिर भी वह रोजाना किराया वसूलने पर अड़ा रहता था, कहा था, पुरुषों को आलसी नहीं होना चाहिए, वरना वे निकम्मे हो जाएंगे। पेई कियान के मन में भी ठीक यही विचार था। भले ही व्यवस्था ने उसे कुछ पैसे बेफिक्र होकर गंवाने की छूट देकर बेफिक्र जीवन जीने का विशेष अधिकार दिया था, लेकिन उसे अपनी खुशियों में इतना डूब जाना नहीं चाहिए कि वह निकम्मा हो जाए। जब मन करे तभी पढ़ाई करने और ठीक समय पर काम खत्म करने की भावना ही उसे आगे बढ़ने और निकम्मा न होने के लिए प्रेरित करती थी। पिछले हफ्ते पेई कियान को सभी कर्मचारियों को शाम 5 बजे काम खत्म करने के लिए मनाना पड़ा, खासकर उन लोगों को जो ओवरटाइम करने के आदी थे, जैसे हुआंग सिबो। इसे ही तो कर्मचारियों की बुरी आदतों को सुधारना कहते हैं। लेकिन जाहिर है, बाओ जू एक अपवाद था। उसे कंपनी में खेल खेलने की इजाजत देकर पेई कियान बिजली के बिल पर भी ज्यादा खर्च कर सकता था। पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद पेई कियान को लगा कि ज्यादातर कर्मचारियों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। आखिरकार बिना किसी वजह के ओवरटाइम कौन करना चाहेगा? उन सभी ने पेई कियान की तरह ही समय पर काम खत्म करने की आदत डाल ली थी और इससे पेई कियान को खुशी हुई। हुआंग सिबो पहले तो अपना सामान समेट रहा था, लेकिन पेई कियान को जाते देख वह तुरंत बैठ गया। उसने तय किया कि उसे जोखिम उठाना ही होगा। वह बॉस पेई की वेतन कटौती की चेतावनी को नजरअंदाज करके ओवरटाइम करने के लिए रुकने वाला था। यह ओवरटाइम पूरी तरह से स्वैच्छिक था। हुआंग सिबो बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह मुख्य योजनाकार की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। इसीलिए वह रुककर और अधिक संशोधन करना चाहता था और खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहता था ताकि वह किसी पर बोझ न बने। बाकी कर्मचारियों की बात करें तो उनमें से अधिकांश समय पर काम खत्म करके चले गए थे। आखिरकार उनके पास अभी करने के लिए कुछ खास नहीं था। सभी बाओ जू के कॉन्सेप्ट ड्राफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हुआंग सिबो सोच रहा था कि अगर बॉस पेई अचानक ऑफिस लौट आए तो वह खुद को कैसे समझाएगा।
हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी चिंताएं निराधार थीं। बॉस पेई के पास इतना खाली समय नहीं था कि वह ये देखने के लिए वापस आए कि कोई ओवरटाइम कर रहा है या नहीं। कुछ ही देर में हुआन सिबो और बाओजू ही उस विशाल ऑफिस में बचे थे। बाओजू ने स्नैक्स एरिया से चिप्स का एक बड़ा पैकेट निकाला और पेंट्री से अपने लिए एक कप कॉफी ली और बड़ी कुशलता से उस जगह का जायजा लिया। ये सभी चीजें कंपनी द्वारा बिना किसी सीमा के उपलब्ध कराई गई थी। शुरुआत में बाओजू इस बात से इतना सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि उसने पानी की जगह कॉफी और शीतल पे पीना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वह सामान्य मात्रा में पानी पीने लगा। हालांकि जब उसने देखा कि हुआन सिबो भी नहीं गया है तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मेज पर लौटकर एक खाली कागज पर चित्र बनाने लगा। रात के 8 बजे बाओजू उठा और हुआन सिबो के पास गया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो किसी ताबीज जैसा लग रहा था और उस पर तरह तरह के निशान और प्रतीक बने हुए थे। भाई हुआन, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, बाओजू ने कहा। हुआन सिबो ने जोर से सिर हिलाया। कृपया विस्तार से बताएं, भाई बाओ। बाओजू ने एक कुर्सी खींची और हुआन सिबो को अपने विचार समझाने लगा। बॉस पेई की 3 मांगों में से 2 तो आसान है, असली मुश्किल स्टोरी मोड में है। मुझे लगता है कि हम उन बड़े विदेशी FPS गेम्स के स्टोरी मोड की बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किरदारों, एक्शन या सेटिंग के मामले में हो। उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। हुआन सिबो ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 43। ये बॉस पेई का थीसिस असाइनमेंट है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। इसलिए मुझे लगता है कि यह बॉस पेई द्वारा हमारे लिए एक परीक्षा है। एक थीसिस असाइनमेंट। बॉस पेई की खासियत कम जोखिम वाले, उच्च लाभ वाले दांव खेलने में है। यही बात द लोनली डेजर्ट रोड और घोस्ट जनरल दोनों के लिए सच थी। इसलिए हमें कम से कम संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। मैंने इस बारे में कई अलग अलग पहलुओं से सोचा है। पात्र, सेटिंग और कटसीन, हमें जितना हो सके उतना बचाना होगा, अन्यथा निर्मित स्टोरी मोड अर्थहीन हो जाएगा। हमें सीमित संसाधनों का उपयोग वही करना होगा जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। बाओजू आश्वस्त था। हुआन सिबो सहमति जताते हुए लगातार सिर हिलाता रहा। बाओजू ने आगे कहा, दरअसल एक बार जब हमने ये तय कर लिया कि हमें संसाधनों को यथासंभव बचाना है, तो हमारे पास कुछ ही विकल्प बचते हैं। पहला, चरित्र डिजाइन। गेम में प्रथम व्यक्ति का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इससे हमें कैरेक्टर मॉडल बनाने में लगने वाला समय बच जाएगा और हम सिर्फ उनके हाथ पैर दिखाकर ही काम चला सकते हैं। हम ज़ॉम्बी थीम को गेम की शैली के रूप में चुन सकते हैं, जिसमें 2 प्रकार के दुश्मन होंगे, ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिक। हम यूनिवर्सल टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें थोड़ा संशोधित करके विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को शामिल कर सकते हैं। हुआन सिबो ने सिर हिलाया। हाँ, समझ गया, यह अच्छा विचार है, लेकिन अगर सिर्फ ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिक ही होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहानी में कुछ खास होगा। हमें सहायक पात्रों की भी आवश्यकता होगी। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। हमें सिर्फ एक पात्र चाहिए, एक छोटी बच्ची। बाओजू ने अपने हाथों में ताबीज जैसे कागज को देखा। संसाधनों की बचत के लिए मैं उस छोटी बच्ची को मूक रखने का इरादा रखता हूँ। इससे हम संवाद और वॉइस ओवर के खर्च को बचा सकते हैं। पूरे गेम की ध्वनि के लिए केवल कुछ सामान्य लड़ाई के ध्वनि प्रभावों की आवश्यकता होगी। हुआन सिबो हैरान रह गया। क्या एकमात्र सहायक पात्र वो है जो बोल नहीं सकता? इस तरह कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? हुआन सिबो की समझ के अनुसार सहायक पात्र के संवाद नाटक और चरित्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर शुरुआत में ही सिर्फ एक सहायक पात्र हो और उसे बिना संवाद के मूक बना दिया जाए, तो क्या पूरा खेल मूक नहीं हो जाएगा? बाओजू ने इस बारे में सोचा। हाँ, कोई विकल्प नहीं है। यही समझौता करने का परिणाम है। अगर हम छोटी बच्ची को बोलने की अनुमति देते हैं, तो हमें आवाज देने के लिए पेशेवर कलाकारों की तलाश करनी होगी। इतना ही नहीं, हमें उसके चरित्र की पृष्ठभूमि के आधार पर एक लहजा भी बनाना होगा और इसमें बहुत मेहनत लगेगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर बच्ची बोल भी न पाए तो भी कहानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम उसे परिभाषित करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसके हाव भाव, अभिव्यक्ति और गतिविधियों के माध्यम से। अगर कोई मूक किरदार है, तो एक छोटी बच्ची इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बच्ची के अस्तित्व में होने के 2 कारण हैं। पहला, वह भावनात्मक सहारा है।
पूरा खेल ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिकों के इर्द गिर्द घूमता है। खेल खेलने वालों के लिए वह अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह होगी और वह उनकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद कर सकती है ताकि खेल केवल बंदूकों की गोलियों की आवाज से भरा न रहे। दूसरा, वह खेल के कुछ पहेली सुझाने वाले हिस्सों में भाग ले सकती है। कई बड़े विदेशी स्टैंडअलोन गेमर्स को इन गेम एनपीसी के साथ पहेलियां सुझाने की सुविधा देने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं। हम एक ऐसा परिदृश्य बना सकते हैं जिसमें मुख्य दरवाजा बंद हो और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बगल में एक संकरा वेंटिलेशन टनल हो, जहां से छोटी लड़की को मुख्य किरदार की दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए चढ़ना होगा। इस तरह चाहे भावनात्मक समर्थन की बात हो या व्यवहारिकता की, छोटी लड़की गेमर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। हुआंग सिबो ने सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा एक और सवाल है, कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में क्या ये प्रलय का विषय है? दुनिया का विषय ज़ॉम्बी, छोटी लड़की और भाड़े के सैनिकों के अनुरूप होना चाहिए और ये तार्किक होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं लगना चाहिए। बाओ जू ने ताबीज के कागज पर कुछ रेखांकित किया। अब हम दूसरे बिंदु सेटिंग पर आते हैं। एक शर्त यह है कि सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से दोहराया जा सके। मान लीजिए, अगर हमें 3 घंटे का एक कहानी वाला अनुभव तैयार करना है, तो ज्यादातर विदेशी स्टैंडअलोन गेम लगभग 4 पूरी तरह से अलग अलग सेटिंग्स और अलग अलग शैलियां प्रदान करते हैं। ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ कि कहानी समुद्र के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण गढ़ में घटित हो, जहाँ कोई दुष्ट निगम वायरस का परीक्षण कर रहा है। उनका लक्ष्य अपने प्रयोगों के माध्यम से भाड़े के सैनिकों को अथक योद्धाओं में बदलना है। इस तरह मुख्य पात्र का लक्ष्य गढ़ के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक मारते हुए भाग निकलना होगा। इस तरह गेमर्स के लिए हमें केवल एक ही प्रकार की शैली प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो एक गुप्त अड्डे के भीतर की हो। हम कई तरीकों से स्तरों को अलग अलग बना सकते हैं, जैसे कि राक्षसों को बदलना या सेटिंग्स में मामूली बदलाव करना, बशर्ते कि यह एक गुप्त अड्डे की शैली में हो। बस कुछ मामूली बदलावों से हम आसानी से अलग अलग सेटिंग्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सेटिंग्स वायरस से दूषित हो सकती हैं, जहां दीवारें और फर्श जंग खा चुके हों या खून और मांस से लथपथ हों। हम उनमें से कुछ को उनकी मूल स्थिति में छोड़ सकते हैं, भले ही वे अव्यवस्थित हों। कुछ सेटिंग्स में भारी नुकसान होगा क्योंकि भाड़े के सैनिक लाशों को साफ करने के लिए फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करते हैं। एक ही सेटिंग से हम अलग अलग परिदृश्य बना सकते हैं और इससे खेल की सेटिंग की आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाएगी। हुआंग सिबो ने अपनी ठुड्डी सहलाई। हाँ, ये तो अच्छा लगता है। हालांकि अगर इस दुष्ट निगम का अड्डा समुद्र के बीच में है, तो वहाँ एक छोटी लड़की क्यों होगी? यह आसान है, बाओजू ने आगे कहा। लड़की में किसी प्रकार की विशेष एंटीबॉडी है और इसीलिए निगम ने उसे प्रयोगों के लिए पकड़ लिया था। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपनी बोलने की क्षमता भी खो दी। वाह, क्या शानदार विचार है। हुआंग सिबो की आंखों में चमक आ गई। इसके अलावा हम इस सेटिंग को और भी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटी बच्ची के खून का इस्तेमाल मुख्य किरदार को ठीक करने में किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर खिलाड़ी गलती से ज़ॉम्बी के चंगुल में आ जाए या उन्हें काट ले, तो छोटी बच्ची सिरिंज से अपना खून निकालकर मुख्य किरदार को ठीक कर देगी। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। बाओ जू को भी यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। इस तरह छोटी बच्ची गेमर्स के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। हर बार जब वह अपना खून निकालेगी, तो गेमर्स और छोटी बच्ची के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। इसके बाद जितना ज्यादा खून वह निकालेगी, उतनी ही कमजोर और धीमी होती जाएगी। छोटी बच्ची को तकलीफ न हो, इसके लिए गेमर्स को दुश्मनों से निपटने के लिए अपने कौशल को और बेहतर बनाना होगा। इससे उन्हें खेल में और भी गहराई से डूबने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान गेम की अधिकांश सामग्री पर तुरंत सहमति बन गई। गेम की कहानी समुद्र के बीचों बीच स्थित एक गुप्त किले में घटित होगी और मुख्य किरदार पूर्वी क्षेत्र का एक स्पेशल फोर्सेज सैनिक होगा जो जांच के लिए बेस में घुसपैठ करता है। हालांकि वायरस का प्रकोप ठीक उसी समय होता है जब वह वहां होता है। बचने के लिए उसे दुश्मनों से हथियार हासिल करते हुए और अनगिनत ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिकों को हराते हुए किले के उच्चतम स्तर तक पहुंचना होगा। भागने के दौरान मुख्य किरदार की मुलाकात एक मूक बच्ची से होगी और वही बच्ची उसके लिए उस जगह से जिंदा निकलने का कारण बनेगी। पूरी कहानी इसी मुख्य किरदार और उस बच्ची के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। भले ही कहानी जटिल न हो, लेकिन विषय वस्तु सरल नहीं है। हालांकि वह बच्ची एकमात्र सहायक किरदार है, लेकिन अगर उसे सावधानीपूर्वक गढ़ा जाए,
तो वह निश्चित रूप से दर्जनों बेकार किरदारों की तुलना में गेमर्स पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। हुआंग सिबो अपने कंप्यूटर पर अथक रूप से नोट्स बना रहा था। जब उसने फाइल देखी तो वह भी हैरान रह गया। क्या शानदार योजना थी! क्या ये बाओजू के कुछ ही घंटों के चिंतन का नतीजा था? इसने न केवल खेल में सीमित संसाधनों की समस्या का समाधान किया, बल्कि कहानी तार्किक, संतुलित, भावनात्मक और यादगार भी थी। हुआंग सिबो ने अंगूठा ऊपर करके कहा, भाई बाओ, आप कमाल हैं। बाओ जू ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो बस बॉस पे द्वारा दिए गए थीसिस असाइनमेंट को पूरा किया है। उन्होंने शायद शुरू से ही इसके बारे में सोचा होगा और वे बस ये देखने के लिए हमारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अध्याय 44, बॉस पे के नेक इरादे। अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। हुआंग सिबो ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन बाओ जू की टिप्पणी के बाद वह इससे सहमत हो गया। उस समय तक सब कुछ एकदम सही ढंग से हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पे कियान ने जानबूझकर ऐसा किया हो। उसने ये शर्त रखी थी कि गेम में कहानी मोड होना चाहिए, चाहे वह किसी भी शैली का हो, और इस शर्त के तहत बाओ जू का विचार एकदम सही समाधान था। यह न केवल स्वीकार्य था, बल्कि स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त भी था। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बॉस पे ने पहले 2 सफल गेम बनाए थे और गेम के विकास से पहले ही उन्होंने ये 3 शर्तें रखी थी। इसका मतलब था कि वह शुरू से ही चीजों को इसी दिशा में ले जाना चाहते थे। सचमुच, बॉस पे एक रहस्यमय व्यक्ति थे जिनके नियंत्रण में सब कुछ था। हुआंग सिबो की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये सचमुच महान डिजाइनरों की दुनिया थी? रुको, एक और समस्या है। हुआंग सिबो को अचानक याद आया। आप बॉस पे की बाकी 2 मांगों को कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? उनमें से एक है नौसिखियों के लिए कठिनाई स्तर को कम करना और दूसरी है ऐसे महाकाव्य हथियारों की बिक्री करना जिनकी स्थायी उपयोग कीमत 888 निर्धारित की जाएगी। बाओ जू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैंने उन दोनों बिंदुओं पर भी विचार किया है। कठिनाई स्तर को कम करके इसे नौसिखियों के लिए उपयुक्त बनाना संवेदनशीलता से संबंधित समस्या है। जब तक हम खिलाड़ियों के हिटबॉक्स, गोलियों की गति और ज़ूमिंग की गति को समायोजित कर लेते हैं, तब तक काम चल जाएगा। हमें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें बाद में समायोजित कर लेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह मुझे अभी तक बॉस पे का इरादा समझ नहीं आया है। हालांकि, चूंकि उन्होंने ही यह मांग की है, इसलिए वे गलत नहीं हो सकते। चलिए, हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। महाकाव्य हथियारों की बात करें तो, ये वास्तव में बॉस पे की बड़ी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। शुरू में, मुझे भी यह समझ नहीं आया था। मुझे लगा कि यह केवल महंगे हथियार बेचने के लिए है। लेकिन, मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि बॉस पे इतनी सरल मांग क्यों करेंगे। उनके शब्दों के पीछे कोई गहरा कारण जरूर होगा, जिसे हमें समझना होगा। काफी समय बाद, आखिरकार मुझे समझ आ गया। एपिक हथियारों के स्थायी उपयोग की कीमत 888 तय की गई है, तो अस्थायी परीक्षण अवधि के उपयोग की कीमत क्या होगी? अगर हमारे पास एपिक हथियार हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास सामान्य, एलिट और हीरो हथियार भी होने चाहिए? गेमर इन सभी अलग अलग प्रकार के हथियारों को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या स्थायी उपयोग पास के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस पे ने केवल इतना कहा कि एपिक हथियारों की स्थायी उपयोग पास की कीमत 888 होगी। इसका मतलब है कि अन्य हथियार बिक्री के लिए नहीं है। दूसरे शब्दों में, बॉस पे हमें संकेत दे रहे हैं कि गेम में हथियारों के अलग अलग स्तर होने चाहिए, जैसे सामान्य, एलिट, हीरो और एपिक इत्यादि। फिर इन सभी हथियारों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाएगा: स्थायी उपयोग के लिए उपलब्ध हथियार और सीमित समय के लिए उपयोग किए जाने वाले हथियार। 888 की स्थायी उपयोग लागत वाले एपिक हथियारों के अलावा, हम गेमर्स को अन्य हथियार विभिन्न तरीकों से प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गेमर कहानी के भीतर एक निश्चित चरण पूरा करते हैं, तो हम उन्हें एक हथियार देंगे। यदि वे पीवीपी मोड में कई गेम खेलते हैं, तो हम उन्हें एक हथियार देंगे। यदि वे कुछ दिनों तक लॉग इन करते हैं, तो हम उन्हें एक और हथियार देंगे। मुझे लगता है, बॉस पे का यही इरादा रहा होगा। पे का जिक्र किस बात से हो रहा है? हुआंग सिबो को ये बात समझ में आ गई। ओह, समझ में आया। मैं सोच रहा था कि बॉस पे ऐसी बेवकूफी भरी मांग क्यों रखेंगे। असल में, इसके पीछे उनकी कुछ और ही मंशा है। बाओ जू ने आगे कहा, इसके अलावा, कहानी की अवधारणा बनाते समय, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें बची हैं जिनका उपयोग हम गेमप्ले के विशेष घटकों के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे शुरुआती विचार में, गेम में कई विकसित होते हुए ज़ॉम्बी होंगे।
हम एक बायोकेमिकल मोड बना सकते हैं। साथ ही गेम में काम करने वाले कुछ भाड़े के सैनिकों को दुष्ट कॉर्पोरेशन ने आधा अदृश्य प्रेत बना दिया है। हम एक प्रेत मोड बना सकते हैं। हमारे शुरुआती डेथमैच को-ऑप और बम डिफ्यूज मोड के साथ गेम में कई अलग अलग मोड होंगे। इसके अलावा इन सभी मोड के लिए ज्यादा कला संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी प्रोग्रामिंग के बजट के भीतर हैं और इन्हें बनाने से हमारे शेड्यूल में ज्यादा देरी भी नहीं होगी। हम इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। हुआंग सिबो तेजी से टाइप कर रहा था और ये सब लिख रहा था। अद्भुत विचार, एकदम सही, हद से ज्यादा सही। बॉस पेई से काम मिलने पर हुआंग सिबो असमंजस में था और समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। बॉस पेई की 3 मांगे सुनने के बाद तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई। लेकिन बाओजू के स्पष्टीकरण से सब कुछ स्पष्ट हो गया। बॉस पेई जानबूझकर उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे, वे इशारों में ही उन्हें कुछ बता रहे थे। अचानक हुआंग सिबो बेहद भावुक हो गया। साफ तौर पर बाओजू जानता था कि हुआंग सिबो और बाओजू की क्षमताएं सीमित हैं। बिना अनुभव वाले क्षेत्र में गेम बनाना आसान था और भटक जाना स्वाभाविक था। एक बार गेम की दिशा भटक गई तो यह एक तरह से मौत की सजा के समान होगा और जितना अधिक वे इसमें निवेश करेंगे उतना ही वे भटकते चले जाएंगे। इसलिए बॉस पेई वास्तव में 3 मांगों के माध्यम से गेम की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ गया, बॉस पेई वास्तव में हमारी भावनाओं की परवाह कर रहे थे। वे परियोजना का पूरा जिम्मा नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि इससे हमारी तरक्की नहीं होगी। उन्होंने हमें इतने सूक्ष्म तरीके से संकेत दिया ताकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डिजाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके और एक असाधारण गेम बना सके। बॉस पेई, उनकी मंशा वाकई अच्छी है। हुआंग सिबो की आंखों में आंसू भर आए। वह एक उचित डिजाइन ड्राफ्ट लिखने के लिए दृढ़ था ताकि वे इस गेम को पूरी तरह से बना सके और बॉस पेई को निराश न करें। 14 नवंबर, बुधवार दोपहर। पेई कियान पिछले 2 दिनों से क्लास में था और ऑफिस नहीं आया था। इसकी वजह यह थी कि वे मुख्य रूप से डिजाइन टीम की ड्राफ्ट तैयार करने का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले ज्यादा काम नहीं हो सकता था। चूंकि पेई कियान के ऑफिस में मौजूदगी से कोई उत्पादकता नहीं बढ़ती और शायद दूसरे कर्मचारी भी काम से जी चुरा लेते, इसलिए उसने वापस न आने का फैसला किया। आज की क्लास मैं हाजिरी नहीं ले रहा, मैं बस सबको जानना चाहता हूँ, कहने वाले पुरुष शिक्षक की थी। पेई कियान को ये बात अच्छी तरह याद थी क्योंकि वह उस आदमी पर भरोसा करने के जाल में फंस गया था। इसलिए उसे इस बार वही गलती नहीं करनी थी। लेकिन सच कहूं तो क्लास वाकई उबाऊ थी। पेई कियान ने जम्हाई लेते हुए अपना फोन निकाला और देखा कि क्लास कितनी देर और चलेगी। तभी उसे पता चला कि हुआंग सिबो ने कंपनी के ग्रुप चैट में उसे मैसेज किया है। बॉस पेई, डिजाइन का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। क्या आप एक नज़र डालकर यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उन्होंने साथ में एक दस्तावेज भी संलग्न किया था। 2 दिन, इसे तेज माना जाए या धीमा? काफी तेज, है ना? छोड़ो, पहले एक नज़र डाल लेते हैं। पेई कियान को डिजाइन ड्राफ्ट तैयार करने की गति का ज्यादा अनुभव नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि इस गति से सप्ताह के अंत तक इसे पूरा करना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार यह एक नया कर्मचारी था और काम के प्रति उसके नए उत्साह के कारण काम से जी चुराने का कोई कारण नहीं था। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द समझ जाएंगे कि काम से जी चुराना ठीक है। पेई कियान ने फाइल खोली। मेरी आंखें। पेई कियान ने इससे पहले कभी कोई डिजाइन ड्राफ्ट न लिखा था और न ही देखा था। यह उसका पहला अनुभव था। उसके पहले विचार चकरा देने वाले थे। इसमें बहुत ज्यादा सामग्री थी। यह एक विशाल डिजाइन ड्राफ्ट था जिसमें हर मोड़ पर कुछ पन्ने थे और लाखों शब्द और पंक्तियां लिखी हुई थी। हर एक पंक्ति महत्वपूर्ण थी और एक भी शब्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, हुआंग सिबो ने बताया था कि यह पहला ड्राफ्ट है, यानी इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ हिस्से जरूरत से ज्यादा विस्तृत थे, जबकि कुछ जरूरत से ज्यादा सरल। इन सभी को भविष्य में सुधारने की जरूरत होगी। हुआंग सिबो का विचार था कि आगे संशोधन करने से पहले पेई कियान दस्तावेज को देख ले ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं तो अगर संशोधन के बाद दिशा निर्देश में कोई गड़बड़ी पाई जाती तो सब कुछ शुरू से करना समय की बर्बादी होती। अंत में पेई कियान असमंजस में पड़ गया। पहले से ही बहुत सारी उलझी हुई बातें थी और उसे अपने फोन की छोटी स्क्रीन पर सब कुछ देखना था। उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आ रहे थे। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वह सब कुछ जल्दी जल्दी और सरसरी तौर पर देख ले।
वह ये देखना चाहता था कि हुआन सिबो ने उसकी तीनों मांगें पूरी की है या नहीं। मानो हुआन सिबो को पता था कि पे कियान क्या चाहता है। उसने उन हिस्सों को खास तौर पर लिख दिया था ताकि पे कियान उन्हें आसानी से ढूंढ सके। पहली, स्टोरी मोड। जी हाँ, यह मौजूद था और लगभग 4 घंटे का था, काफी लंबा। दूसरी, कठिनाई स्तर कम करना। जी हाँ, ये भी मौजूद था। तीसरी, एपिक हथियार। उन्होंने पे कियान की 888 की तय कीमत की मांग पूरी कर दी थी, जो स्थायी उपयोग के लिए थी। बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरी मांगें पूरी कर दी हैं। पे कियान बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बुरा नहीं है, चलिए इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 45, अतिरिक्त वेतन। अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो। बॉस पे का जवाब देखकर हुआन सिबो बेहद खुश हुआ। वाकई, बॉस पे ने उनके काम को सराहा था। इसका मतलब था कि उन्होंने जो दिशा चुनी थी, वही बॉस पे चाहते थे। बॉस पे वाकई दूरदर्शी थे। एक बार फिर, हुआन सिबो की नजरों में पे कियान का सम्मान बढ़ गया। बॉस पे, एक और समस्या है खेल का नाम। बाओजू इसका नाम महासागर गढ़ रखना चाहता है। मुझे लगता है कि यह नाम थोड़ा अजीब और भड़केला है, लेकिन मैं नामों के मामले में लाचार हूँ और कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहा। क्या आप कुछ और सुझाव देना चाहेंगे, बॉस पे? महासागर गढ़, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? पे कियान को अचानक याद आया। हाँ, बिल्कुल, ये नाम मेरी पिछली जिंदगी में फ्लॉप हुई एक फिल्म के शीर्षक जैसा लगता है। वह तुरंत मान गया। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड अच्छा नाम है। चलो इसे तय करते हैं। क्या, बॉस पे, क्या आप इस पर दोबारा विचार नहीं करेंगे? हमारे पास अभी भी अंतिम नाम तय करने का समय है। ठीक है, ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है। जरूर, बॉस पे, मैं डिजाइन का मसौदा तैयार करता हूँ। हुआन सिबो ने बस इतना ही कहा। पे कियान बहुत खुश हुई। क्या ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड नाम अच्छा नहीं था? ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो बिल्कुल शुभ लगता है। ये तो पक्का संकेत है कि हमें नुकसान होगा। इन लोगों को पता नहीं है कि 300 मिलियन के निवेश से बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 100 मिलियन की कमाई कैसी होती है। इसे ही तो भारी नुकसान कहते हैं। जब वह फिल्म इतना बड़ा नुकसान कर सकती है, तो इसी तरह के नाम से मेरा गेम भी कुछ मिलियन का नुकसान कर सकता है ना? हाँ, हमारे गेम के लिए कितना सही नाम है। पे कियान उस नाम से पूरी तरह संतुष्ट थी। रात के समय, टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड में डिजाइन टीम के सभी सदस्य काम में जुटे हुए थे। हुआन सिबो और बाओजू पिछले 2 दिनों से लगातार अतिरिक्त समय दे रहे थे ताकि खेल के विकास चरण में प्रवेश करने से पहले डिजाइन का मसौदा जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। डिजाइन टीम के बाकी सदस्यों को अन्य कार्य सौंपे गए थे। मसौदा तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक फंक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा और यह कार्य डिजाइन टीम के अन्य सदस्यों द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसके बाद अंत में हुआन सिबो इसे अंतिम रूप देंगे। इसमें गेम का मॉडल, हथियार और कला संसाधनों की जरूरतें शामिल थी। इन सभी को ठीक करना जरूरी था। बहुत कुछ संभालना था। हालांकि हुआन सिबो ने बाकी लोगों से ओवरटाइम करने का अनुरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मर्जी से ओवरटाइम करना चुना और हुआन सिबो उन्हें जाने के लिए मना भी नहीं सके। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें काम पर ही रहने देना पड़ा। उनका काम करने का रवैया हुआन सिबो जैसा ही था। वे सभी शुरू में अपनी अपनी कंपनियों में निचले स्तर के कर्मचारी थे, जिन्हें बिना किसी तकनीकी कौशल के दोहराव वाला काम करना पड़ता था और उन्हें लगातार परेशान भी किया जाता था। हालांकि टेंगा में आने के बाद हालात बदल गए। उन सभी को स्वतंत्र डिजाइन बनाने के लिए एक विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। यहाँ का कार्य वातावरण आरामदायक था। बॉस समझदार थे और सहकर्मी मिलनसार थे, जहाँ सभी एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जो गेम बना रहे थे, वह सस्ते पैवॉल के जरिए पैसा कमाने वाला गेम नहीं था, बल्कि यह मौजूदा गेम प्ले को पूरी तरह से बदलने वाला गेम था। इन सभी कारणों से उन्हें अपने काम से बहुत लगाव था और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ओवरटाइम करने के लिए तैयार थे। उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने देना पड़ा। वैसे भी उनका अतिरिक्त काम सिर्फ 1 हफ्ते का ही था। डिजाइन का ड्राफ्ट तैयार हो जाने और काम का बोझ कम हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बाओजू ने इस दौरान कई FPS गेम, खासकर विदेशों में बने बड़े गेम खेल कर देखे। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिए एक अच्छी कहानी लिखना आसान काम नहीं था। एक मूक लड़की के जरिए गेमर्स को भावनात्मक रूप से बांधे रखना और उन्हें कहानी में पूरी तरह से डुबो देना, इसके लिए बेमिसाल डिजाइन की जरूरत थी। बाओजू ने कहा,
भाई हुआन, मुझे कहानी का एक हिस्सा काफी अच्छा लगा। मैं इसे रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा ताकि आप देख सके कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ठीक है भाई बाओ। मिल गया। हुआन सिबो ने बाओजू द्वारा भेजा गया वीडियो खोला और कहानी को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा। उन्होंने और बाओजू दोनों ने कहानी बनाने में बहुत मेहनत की थी। आखिर ये गेम के मुख्य आकर्षणों में से एक था और उन्हें इसे शानदार बनाना ही था। बाओजू द्वारा भेजा गया वीडियो वाकई बेहतरीन था। आखिरकार यह एक विशाल विदेशी गेम का उत्पाद था और इसकी कहानी इतनी आकर्षक थी कि हुआन सिबो पूरी तरह से उसमें डूब गया था। उसने प्रवेश द्वार से गुजरते हुए एक बड़े चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। खटखट। टेई कियान के किराए के अपार्टमेंट में दस्तक की आवाज गूंजी। ओह, इतनी देर हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। टेई कियान ने समय देखा। रात के लगभग 8 बज रहे थे। इस जगह के बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, असिस्टेंट शिन और मायान। शिन को इस समय उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए मायान ही हो सकता था। लेकिन वह यहाँ किस लिए आया था? टेई कियान ने दरवाजा खोला और सचमुच मायान का बड़ा चेहरा उसके सामने था। भाई कियान, मुझे कुछ पता चला है। हुआन सिबो और बाकी लोग चुपके से ओवरटाइम कर रहे हैं। वे कंपनी के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। मायान का यह ऐलान ऐसा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा राज खोज लिया हो। टेई कियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मायान का जोर कंपनी के कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर था, जबकि टेई कियान का जोर ओवरटाइम पर। वे ओवरटाइम करने की सोच भी कैसे रहे थे? हुआन सिबो को क्या हो गया है? बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। क्या मैंने 1 हफ्ते पहले सबको घर नहीं भेजा था? मेरी बार बार चेतावनी देने के बावजूद तुम लोग ओवरटाइम क्यों कर रहे हो? बॉस की बात को इतनी आसानी से मान लेते हो। अविश्वसनीय। हुआन सिबो किस लिए ओवरटाइम कर रहा है? ड्राफ्ट के लिए, डिजाइन के लिए। टेई कियान नाराज था। ओह, मायांग ने जो देखा था उसे याद करने की कोशिश की। खेल रहा है। टेई कियान चौंक गया। खेल रहा है। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। वह जानता था कि बाओजू काम के बाद कंपनी में रुककर खेलता था। यह एक विशेष सुविधा थी जो टेई कियान ने उसे दी थी। लेकिन हुआन सिबो भी ऐसा क्यों कर रहा था? क्या उसने बाओजू से सीखा था? टेई कियान केवल एक ही चीज की अनुमति नहीं देता था, वह थी कर्मचारियों का ओवरटाइम करके काम करना। लेकिन अगर वे खेल खेलने के लिए ऐसा कर रहे थे तो ठीक था। ये सोचकर टेई कियान का चेहरा काफी खुश हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही देखा? हुआन सिबो खेल रहा था। मा यांग ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको इसकी सूचना दे रहा हूँ। क्या इसे कंपनी के संसाधनों की बर्बादी माना जाएगा? क्या आप कल उन्हें दफ्तर में डांटेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। टेई कियान को राहत मिली। चूंकि वे खेल खेलने के लिए ज्यादा समय तक रुके हुए थे, तो ये बिल्कुल ठीक था। वे ज्यादा स्नैक्स खा सकते थे और ज्यादा बिजली बर्बाद कर सकते थे, इससे उन्हें सिस्टम फंड्स का और नुकसान करने में मदद मिलेगी। कितना बढ़िया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिस्टम फंड्स खर्च करने का एक और जायज बहाना मिल गया है। अचानक टेई कियान के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया। माँ, चूंकि हम एक गेमिंग कंपनी है, इसलिए कर्मचारी सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेशों के अन्य बेहतरीन गेम खेलते हैं। ये काम का ही एक हिस्सा है, समझे? टेई कियान ने सख्ती से समझाया। माँ यान को पूरी बात समझ नहीं आई। ओह, तो आपका मतलब है कि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे? नजरअंदाज? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेई कियान ने दृढ़ता से कहा। ये कर्मचारी अपनी सेहत की कीमत पर कंपनी के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। हम इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? टेंगडा एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोपरि मानती है। हमारे देश में यह नियम है कि ओवरटाइम करने वाले हर व्यक्ति को भुगतान किया जाना चाहिए। टेंगडा में हमें अपने राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा। कार्य दिवसों में ओवरटाइम का भुगतान उनकी प्रति घंटे की तनख्वाह का 1.5 गुना होगा, जबकि सप्ताहांत में 2 गुना होगा। 1 पैसा भी कम नहीं। बूढ़े माँ, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। कृपया मुझे नोट करें कि वे प्रतिदिन कितने घंटे ओवरटाइम कर रहे हैं। फिर मुझे उनकी प्रति घंटे की दर के आधार पर उनके ओवरटाइम भुगतान की रिपोर्ट दें। याद रखें, 1 पैसा भी कम नहीं। माँ यांग ने सिर हिलाया। जी हाँ, समझ गया, इसे मुझ पर छोड़ दें। माँ यांग को विदा करते हुए टेई कियान को हंसी रोकने का मन नहीं हुआ। वह पहले ओवरटाइम भुगतान के बारे में कैसे भूल गया था? क्या वह इसे हर महीने सिस्टम फंड का और भी अधिक उपयोग नहीं कर पाएगा? मैं तो सचमुच एक जीनियस हूँ। अध्याय 46, बजट अनुमान 2 गुना।
अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो 18 नवंबर सोमवार। एक नया सोमवार, पेकियान के लिए नई चिंताओं का सिलसिला। उसने सिस्टम खोला और सिस्टम फंड की जांच की। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक, पेकियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1। हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन अगला निपटान 73 दिन बाद ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 971,634.3 471,634.3 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 1322। 8 ग्रेटर देन पेकियान को हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसे अपने सिस्टम फंड की विशाल राशि और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के दयनीय 1000 युआन के बीच के अंतर को देखकर जीवन पर पुनर्विचार करना होगा। आखिर ऐसा क्यों था? पिछली बार जब उसने हिसाब लगाया था, तब तक सिस्टम फंड घटकर लगभग 20,000 युआन ही रह गया था। ये फिर से क्यों बढ़ गया? पिछले 2 हफ्तों में उसकी कुल आय लगभग 900,000 युआन थी। सिस्टम फंड में पैसे जमा होने के बाद भी पेकियान स्नैक्स, कॉफी, ऑफिस के काम की और बेकार की चीजों की भारी खरीदारी के बावजूद भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाया। इससे उसका सिर दर्द करने लगा। क्या सच में पैसे खोना इतना मुश्किल है? काश वो घोस्ट जनरल को बाजार से हटा पाता ताकि उससे कमाई बंद हो जाए। लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसे बस इसे बर्दाश्त करना पड़ा। शुक्र है, अगली भुगतान तिथि तक अभी 2 महीने बाकी थे। इन 2 महीनों में उसके पास पैसे खर्च करने के कई तरीके थे। महीने के अंत में उसे अपने अपार्टमेंट का किराया, कर्मचारियों का वेतन और ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। इससे सिस्टम फंड में से एक और हिस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा उसी हफ्ते से वे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की खरीदारी शुरू करने वाले थे। इसमें कला संसाधन, प्रोग्रामिंग फंक्शन और ध्वनि प्रभाव इत्यादि शामिल थे। ये सभी सी श्रेणी के थे। चूंकि यह घोस्ट जनरल की तरह मोबाइल गेम नहीं था, बल्कि एक क्लाइंट साइड गेम था, इसलिए उन्हें क्लाइंट साइड गेम की सख्त आवश्यकताओं का पालन करना था। पेकियान को बस यही चाहिए था कि आवश्यकताएं और भी अधिक हों ताकि वह और अधिक पैसा खर्च कर सके। वह सोच रहा था कि हुआन सिबो की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें कितने संसाधन खरीदने होंगे और कितना पैसा खर्च करने को मिलेगा। ये सोचकर वह उत्साह से भर गया। बॉस पे, यह उन संसाधनों की वर्तमान सूची है जिन्हें हमें खरीदना है। कृपया इसे देखें। हुआन सिबो ने लंबी सूची पेकियान को सौंप दी। उसने हाथ बढ़ाकर उस पर सरसरी नजर डाली और फिर अंतिम कीमत देखी। 670,000। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसकी भौहें चढ़ाने से हुआन सिबो सिर से पैर तक घबरा गया। क्या बॉस पे को लगता है कि हम बहुत फिजूल खर्ची कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? मैंने तो बजट का हिसाब बहुत सोच समझकर लगाया है। पेकियान ने कुछ नहीं कहा और हुआन सिबो बस इंतजार करता रहा। ये आंकड़े पेकियान को बेहद नापसंद आए। ये तो बहुत कम था। ये तो क्लाइंट साइड गेम था, लेकिन गेम रिसोर्स और कस्टम मेड फंक्शंस पर सिर्फ 700,000 खर्च कर रहे थे। ये क्या था? किसी भिखारी को जूठा दे रहे थे। ये तो हद से ज्यादा कंजूसी थी। इतनी सावधानी से खर्च करने पर भी उसके सिस्टम फंड कैसे खत्म हो सकते थे? पेकियान ने तुरंत जवाब नहीं दिया और इसके बजाय प्राइस लिस्ट की डिटेल्स देखने लगा। शूटिंग गेम्स बेसिक टेम्पलेट, प्रिसाइज मॉडिफिकेशन वर्जन 120,000, सेटिंग्स टेम्पलेट, सीक्रेट बेस स्टाइल 50,000। 3 अलग अलग शैलियों के प्रभाव और सेटिंग्स के भीतर विनाश के विभिन्न स्तर 50,000 पाथ, ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिकों के सार्वभौमिक मॉडल जिनमें चाल चलन और मामूली कस्टम निर्मित संशोधन क्षमताएं शामिल हैं। 80,000 छोटी लड़की का मॉडल जिसमें कस्टम निर्मित चाल चलन संशोधन शामिल है। 60,000 विभिन्न बंदूक मॉडल जिनमें प्रक्षेप पथ और कारतूस दृश्य शामिल है। 90,000 विभिन्न गेम मोड फंक्शन और 2 महीने के लिए 5 प्रोग्रामरों की नियुक्ति। 70,000 इसके अलावा ध्वनि प्रभावों और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पात्रों के संवाद आदि के लिए अन्य खर्च थे। किराए की क्लाउड सेवाओं का उपयोग गणना में शामिल नहीं किया गया था। ये गेम की लोकप्रियता के आधार पर उत्पादन के बाद विचार करने योग्य मुद्दा होगा। पेकियान पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या हो रहा था? उसे लगा कि केवल आंकड़ों के आधार पर 670,000 बहुत कम कीमत है। लेकिन चेकलिस्ट के माध्यम से कीमतें थोड़ी कम होने के बावजूद उचित सीमा के भीतर प्रतीत हुईं। उन्होंने जानबूझकर सस्ते संसाधन खरीदने का फैसला भी नहीं किया था, तो फिर खर्च की गई रकम इतनी कम क्यों थी? पेकियान का असमंजस स्वाभाविक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की गहरी समझ नहीं थी।
बाओजू और हुआन सिबो ने संसाधनों की बचत करने के उद्देश्य से काम किया था। कहानी एक ही शैली में लिखी गई थी। एकमात्र सहायक पात्र एक छोटी लड़की थी, बाकी सभी ज़ॉम्बी और भाड़े के सैनिक सार्वभौमिक टेम्पलेट्स में संशोधन करके बनाए गए थे। चूंकि इसमें बहुत अधिक कस्टम मेड सामग्री नहीं थी, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से कम थी। हालांकि पेकियान एक सरसरी नजर से ये सब समझ नहीं पाया। उसे बस इस बात की निराशा थी कि खर्च की गई रकम बहुत कम थी। वापस जाओ और इसे फिर से बनाओ। बजट अनुमान को कम से कम 2 गुना करो। पेकियान ने चेकलिस्ट सीधे हुआन सिबो को लौटा दी। हुआन सिबो हैरान रह गया। बजट अनुमान को 2 गुना, लेकिन बॉस पे। वह आगे बोलना चाहता था, लेकिन पेकियान की आंखों में दृढ़ निश्चय था। अगर मैं तुमसे इसे 2 गुना करने को कहूं, तो 2 गुना करो। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लगभग यही उसका इरादा था। अपनी बात को मन में ही दबाकर हुआन सिबो चेकलिस्ट लेकर बाहर चला गया। पेकियान अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर हिसाब लगाने लगा। 600,000 बहुत कम था। इसे 2 गुना करके 1200,000 के आसपास करना, ये ठीक रहेगा। अन्यथा सिस्टम फंड को पूरी तरह खर्च करने का कोई तरीका नहीं था। अगले समझौते में अभी 2 महीने बाकी थे और भले ही घोस्ट जनरल की आय कम होने लगी थी, फिर भी उससे लगातार आमदनी हो रही थी। अगर वे और खर्च नहीं करते, तो अगले समझौते तक उसे घास खानी पड़ेगी। हुआन सिबो उस पैसे से क्या संसाधन खरीदेगा, ये पेकियान के बस की बात नहीं थी। मुझे कोई फिक्र नहीं है। वह आदमी जो चाहे खरीद सकता है, बशर्ते उन्हें सिस्टम का उल्लंघन न माना जाए। हुआन सिबो असमंजस में अपनी डेस्क पर लौट आया। बजट का अनुमान 2 गुना। पहले जब वह ऑनलाइन संसाधन खोजता था, तो कीमतों को देखकर ही करता था। ज्यादातर संसाधन अच्छी गुणवत्ता के और किफायती दामों पर मिलते थे। कुछ संसाधन बेहतरीन गुणवत्ता के भी थे, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होने के कारण हुआन सिबो उन्हें नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अब बॉस पे खर्च की गई रकम से नाखुश थे। क्या उन्हें लगता है कि मैंने जो संसाधन जुटाए हैं, वे घटिया गुणवत्ता के हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। बॉस पे पूर्णता की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। घोस्ट जनरल की मूल कलाकृति इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगर ऐसा है, तो चलिए इन सभी संसाधनों को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों से बदल देते हैं। हम हर चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करेंगे। गेमर्स के प्रति जिम्मेदार होना, पूर्णता हासिल करना, यही बॉस पे का इरादा होना चाहिए। हुआन सिबो ने संसाधन वेबसाइट खोली और पूरे प्रस्ताव को फिर से तैयार किया। कला और कार्यक्रमों सहित सभी संसाधनों को, जिन्हें उन्होंने शुरू में इस्तेमाल किया था, सर्वोत्तम संसाधनों से बदल दिया गया। 2 गुना बजट मिलने से हुआन सिबो के पास काम करने के लिए काफी गुंजाइश थी और खुलकर खर्च करने के कारण ही वो पेकियान की आवश्यकता को मुश्किल से पूरा कर पाए थे। अंतिम अनुमान 1260,000 शब्दों का था और हुआन सिबो द्वारा शुरू में हटाए गए अधिकांश कंटेंट को भी इसमें शामिल कर लिया गया। काफी भागदौड़ के बाद उन्होंने आखिरकार दोपहर लगभग 3 बजे प्रस्ताव में संशोधन कर लिया। हुआन सिबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उफ, अब बॉस पे संतुष्ट हो गए होंगे, है ना? उन्होंने नया प्रस्ताव लिया और एक बार फिर पेकियान को ढूंढा। पेकियान ने दस्तावेज उठाया और अंतिम कीमत देखने से पहले उसे सरसरी तौर पर पढ़ा। 1260,000। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिससे वह खुश हुए। तय की गई रकम मिल जाने पर पेकियान ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि पैसा किस चीज पर खर्च हुआ। हाँ, बुरा नहीं है। जाओ, असिस्टेंट शिन को ढूंढो। खरीदारी को 2 हिस्सों में बांट लो और जरूरी चीजें पहले खरीद लो। कम जरूरी चीजें अगले हफ्ते के लिए छोड़ दो। हालांकि पेकियान पैसे खर्च करने में जल्दबाजी में थे, लेकिन उन्हें अपनी भविष्य की आय का भी ध्यान रखना था। इसलिए उन्होंने खरीदारी को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, वरना सिस्टम फंड कागज पर इसे संभाल नहीं पाता। हुआन सिबो ने प्रस्ताव वापस ले लिया। यह अब अंतिम संस्करण था। पेकियान ने जोर देकर कहा, और हाँ, अगर भविष्य में आपके पास खर्च करने के लिए और भी जगहें हों, तो बेझिझक करें। अपने प्रस्ताव में गुणवत्ता से समझौता न करें। मुझे जल्द से जल्द बता देना, समझे? हुआन सिबो ने जोर से सिर हिलाया। जी बॉस पे, समझ गया। अध्याय 47, शानदार ओवरटाइम वेतन। अनुवादक, एटलस स्टूडियो। संपादक, एटलस स्टूडियो। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के विवरण को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया गया। 1 सप्ताह के भीतर अधिकांश कार्यों के डिजाइन ड्राफ्ट विधिवत रूप से पूरे हो गए। हुआन सिबो परियोजना की देखरेख के प्रभारी थे और जब भी उन्हें कोई ऐसा भाग दिखाई देता जो उनके और बाओजू के विचार से भिन्न होता,
तो उन्हें उसे बदलना पड़ता था। उसी समय डिजाइनरों के समूह ने गेम एडिटर का उपयोग करके गेम का प्रोटोटाइप बनाना भी शुरू कर दिया था। सार्वभौमिक टेम्पलेट्स के उपयोग के कारण उनकी प्रारंभिक प्रगति काफी अच्छी थी। हालांकि हुआंग सिबो और बाओ जू के इच्छित प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अभी भी कुछ सूक्ष्म सुधार की आवश्यकता थी। कला टीम को कला संसाधन आवश्यकताओं के संबंध में संपर्क के लिए संसाधन वेबसाइट पर कलाकारों के साथ संचार संभालने का कार्य भी सौंपा गया था। सार्वभौमिक ज़ोंबी और भाड़े के सैनिकों के टेम्पलेट्स के साथ साथ छोटी लड़की की छवि भी तेजी से तैयार की जा रही थी। छोटी बच्ची की छवि को आधार बनाकर टेंगा की कला टीम के सदस्यों को कलाकारों और हुआंग सिबो तथा बाओ जू के बीच पुष्टि के लिए बार बार संपर्क करना पड़ता था। छोटी बच्ची की छवि की जिम्मेदारी केवल 3 लोगों पर थी। उनमें से एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था जो मूल कलाकृतियों का भी प्रभारी था, दूसरा उसके चरित्र मॉडल का प्रभारी था और तीसरा उसकी गतिविधियों का प्रभारी था। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र था। इस पूरी कार्य प्रणाली के कारण छोटी बच्ची खेल का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन गई। कहानी के कुछ हिस्सों के लिए उसकी गतिविधियां और भाव भी विशेष रूप से तैयार किए गए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने खर्च में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन निश्चित रूप से ये सब बजट के भीतर ही था। इसका कारण ये था कि विदेशों में लोकप्रिय एए गेम्स में कई मुख्य पात्र होते हैं और उन सभी को एक ही मानक के साथ बनाया जाता है। हालांकि ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में केवल वह एक ही छोटी बच्ची थी। यही कारण था कि बजट को अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया था। जब भी उन्हें बेहतर कला संसाधन मिलते, हुआंग सिबो तुरंत पेक यान से संपर्क करते। उन्हें हमेशा एक ही जोरदार समर्थन मिलता था, खरीद लो। शुरू में हुआंग सिबो को थोड़ी बेचैनी होती थी कि क्या बार बार खरीद बजट बढ़ाना वाकई ठीक रहेगा। अगर यह कोई और कंपनी होती तो बॉस उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते। 700,000 से 1,200, 000 से 1,500, 000 तक। अगर यह कोई और कंपनी होती तो हुआंग सिबो को बजट की योजना बनाने और उसे नियंत्रित करने में कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा जाता। लेकिन टेंगा में बॉस पे ने न केवल उन्हें दोषी नहीं ठहराया, बल्कि इसके विपरीत खुश हुए। हुआंग सिबो को अफसोस हुआ कि यही तो प्रदर्शन करने का एकमात्र मौका था। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? बॉस पे मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। वे बिना किसी अपेक्षा के पूरे प्यार से मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। अगर मैंने इस गेम को अच्छे से नहीं बनाया तो मैं उन्हें निराश कर दूंगा। उद्धरण ... देखते ही देखते महीने का अंत आ गया। 29 नवंबर शुक्रवार का दिन था। हुआंग सिबो के लिए ये किसी भी अन्य सामान्य दिन जैसा ही था। तब तक उनका काम लगभग पूरा हो चुका था, डिजाइन का काम पूरा हो चुका था, सभी बारीकियों का ध्यान रखा गया था और गेम के विभिन्न संसाधन भी बनाए जा रहे थे। मुख्य योजनाकार होने के नाते हुआंग सिबो के कार्यक्षेत्र में स्वाभाविक रूप से गेम एडिटर को व्यक्तिगत रूप से संभालना शामिल नहीं था। इसके लिए उनके पास अधीनस्थ कर्मचारी थे। उनका मिशन डिजाइन टीम के बाकी सभी सदस्यों पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना था कि काम में प्रगति हो रही है। डिजाइन का ड्राफ्ट बनाने की तुलना में ये काम कहीं ज्यादा आसान था और इसी वजह से हुआंग सिबो ने काफी समय से ओवरटाइम नहीं किया था। पर्याप्त कर्मचारी और बजट होने के कारण काम तय समय पर चल रहा था, इसलिए ओवरटाइम की कोई जरूरत नहीं थी। हुआंग सिबो ने कभी सोचा भी नहीं था कि काम इतना सुकून देने वाला और आनंददायक हो सकता है। तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उन्हें बैंक ट्रांसफर का मैसेज मिला। अरे, आज 29 तारीख है ना? हुआंग सिबो दंग रह गए। ज्यादातर कंपनियां तो मौजूदा महीने की सैलरी अगले महीने ही देती हैं। हर महीने की 5 तारीख को सैलरी मिलना कंपनी की तरफ से वाकई में बहुत अच्छा व्यवहार माना जाता था। कुछ कंपनियां तो सैलरी देने में बहुत ज्यादा देरी कर देती थी, यहाँ तक कि महीने के मध्य या अंत तक भी। यह एक तरह से कर्मचारी की सैलरी रोककर रखने जैसा था, ताकि अगर वह नौकरी छोड़ दे तो किसी भी तरह की समस्या होने पर उसमें से कटौती की जा सके, और यह बात तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए जो कंपनियां हर महीने की 5 तारीख से पहले सैलरी दे देती थीं, उन्हें बेहद अच्छा व्यवहार करने वाली कंपनियां माना जाता था। हालांकि हुआंग सिबो के लिए यह पहली बार था कि किसी कंपनी ने उसी महीने में भुगतान किया था। आपके खाते 4X में 29 नवंबर को सुबह 11:09 बजे 5,375.8 युआन जमा कर दिए गए हैं। XX बैंक। हुआंग सिबो चौंक गया। क्या वेतन में कोई गड़बड़ थी? उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी नौकरी लगभग 5 नवंबर को शुरू हुई थी और उसने निश्चित रूप से 1 महीने से भी कम समय तक काम किया था। मूल वेतन 4,000 युआन प्रति माह तय किया गया था।
कर, बीमा और किराए के भत्ते को मिलाकर उसका वेतन 4,000 से काफी कम होना चाहिए था। फिर भी ये 5,000 से अधिक क्यों था? हालांकि हुआंग सिबो असमंजस में था, लेकिन वह जानता था कि इतनी छोटी सी बात के बारे में बॉस पेई से पूछना उचित नहीं होगा, इसलिए वह सहायक शिन के पास गया। उसने शिन को ढूंढा और अपनी शंकाएं व्यक्त की। शिन हेलू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, ये सही आंकड़ा है। इसमें ओवरटाइम का वेतन भी शामिल है। ओवरटाइम का वेतन? हुआंग सिबो और भी हैरान हो गया। शिन हेलू ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ आपको ही नहीं, कंपनी में सभी को ओवरटाइम का वेतन मिला है। आपने कंपनी के लिए लगभग 50 घंटे ओवरटाइम किया होगा, है ना? सामान्य प्रति घंटे की दर के 1.5 गुना के हिसाब से बीमा, किराया भत्ता और कर घटाने के बाद ये राशि होनी चाहिए। हुआंग सिबो का मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओवरटाइम का वेतन जो सिर्फ कहानियों में होता था, और वह भी उनके प्रति घंटे की दर का 5 गुना। ओवरटाइम जैसी चीज तो ज्यादातर गेमिंग कंपनियों में होती ही नहीं थी। आज के समय में, भले ही हम 10 साल आगे की बात करें, अधिकांश उद्योगों में ओवरटाइम वेतन मिलना एक दुर्लभ बात थी। इतना ही नहीं, अधिकांश कंपनियां ओवरटाइम वेतन की गणना अपने स्थानीय न्यूनतम प्रति घंटा दर के आधार पर करती थी, ठीक उसी तरह जैसे वे बीमा और किराए के भत्ते की गणना करती थी। इसमें एक चाल थी, लेकिन तेंगा में ऐसा नहीं था। प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपने वेतन के आधार पर ओवरटाइम वेतन दिया जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि उन्हें और भी अधिक ओवरटाइम वेतन मिल रहा था। उदाहरण के लिए हुआंग सिबो को लें, उनका मूल वेतन 4,000 युआन प्रति माह था। 20 दिन के महीने और 8 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर उनकी प्रति घंटा दर 25 युआन और उनका ओवरटाइम वेतन 37.5 युआन प्रति घंटा होगा। इसके बाद हुआंग सिबो के ओवरटाइम घंटों की संख्या के आधार पर कुल राशि में से बीमा, किराए का भत्ता और कर घटा दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मिलने वाली राशि तय होती थी। ये पारदर्शी और पारदर्शी था। हुआंग सिबो ने कभी ऐसी कंपनी नहीं देखी थी जो इतनी उदार हो। नहीं, उसने तो ऐसी किसी कंपनी के बारे में कभी सुना भी नहीं था। जब वह अपनी डेस्क पर लौटा, तो हुआंग सिबो को शांत होने में काफी समय लगा। तो बॉस पेई को सब पता था। उन्हें पता था कि हम ओवरटाइम कर रहे हैं। भले ही मैंने उनके आदेशों का उल्लंघन किया, उन्होंने हमें दोषी नहीं ठहराया और इसके बजाय ओवरटाइम का पैसा हमारी तनख्वाह में जोड़ दिया। हुआंग सिबो का दिल खुशी से भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक हो गया। सच में, वह दुनिया का सबसे अच्छा बॉस था। जहां तक पेई कियान की बात है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओवरटाइम के पैसे के लिए उसके कर्मचारी उसके प्रति कितने आभारी थे। उसे खुद सिरदर्द हो रहा था। वह सिस्टम फंड को पूरी तरह से खाली क्यों नहीं कर सका। उसने महीने के अंत में वेतन देने का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि सिस्टम महीने की शुरुआत में ही अपना निपटान कर लेता था। पेई कियान को यह सुनिश्चित करना था कि वह प्रत्येक निपटान से पहले वेतन का भुगतान कर दे, अन्यथा उसके पास बेवजह ही पैसा जमा हो जाता और इससे सिस्टम फंड में कटौती करने के उसके उद्देश्य में कोई मदद नहीं मिलती। अध्याय 48, ज्ञान का आदान प्रदान, बजट की भरमार। अनुवादक एटलस स्टूडियो संपादक एटलस स्टूडियो। इस महीने पेई कियान पहले से ही पैसे उड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कला सामग्री की खरीद को 2 भागों में बांटा। पहला भाग पिछले सप्ताह और दूसरा भाग इस सप्ताह खर्च किया। उसने कार्यालय का किराया भी चुका दिया था। कर्मचारियों के वेतन और ओवरटाइम का भुगतान भी कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य आकस्मिक खर्चे भी थे। पेई कियान ने गुस्से में आकर सिस्टम फंड का अधिकांश हिस्सा खर्च कर दिया था। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अगले निपटान से पहले अभी 2 महीने और बाकी थे। इन 2 महीनों के दौरान घोस्ट जनरल लगातार सिस्टम फंड में पैसा डालता रहेगा। कार्यालय के किराए और कर्मचारियों के वेतन जैसे निश्चित खर्चों के अलावा पेई कियान को उस सारे पैसे को खर्च करने के अन्य तरीके भी सोचने होंगे। वह थोड़ा चिंतित था। बजट फ्लश करने के लिए वाकई ज्ञान की आवश्यकता होती है। बजट फ्लश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामंजस्य कार्यक्रम। जी हाँ, सामंजस्य कार्यक्रम। पेई कियान को अचानक एक शानदार विचार आया। सामंजस्य कार्यक्रमों के लिए सिस्टम फंड का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वे आराम से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। 30 से अधिक लोगों के लिए और प्रति व्यक्ति अनुमानित 100 युआन के खर्च पर कुछ हजार युआन पल भर में खर्च हो जाएंगे। नहीं, ये सही नहीं था। कुछ हजार युआन बहुत कम थे। पेई कियान ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि वह अभी भी बहुत रूढ़िवादी सोच रहा है। उसे यह मामला सहायक शिन को सौंप देना चाहिए।
उसने शिनहेलू को अपने कार्यालय में बुलाया। हम इस महीने के अंत में एक सामंजस्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आप समय सारणी बनाएं, टेकियान ने निर्देश दिया। ठीक है, कृपया विस्तार से बताएं। सहायक शिन एक समझदार व्यक्ति थी। वह टेकियान के निर्देशों पर कभी संदेह नहीं करती, वह केवल अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए पूछती थी। टेकियान ने कुछ देर सोचा। मैं अपने कर्मचारियों को, जी हाँ, ग्वांगझू ले जाने की योजना बना रही हूँ। हम वहाँ घूमेंगे और एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। हमें ज्यादा दिन नहीं रुकना है, लगभग 5 दिन काफी होंगे। टेकियान शुरू में तय नहीं कर पा रही थी कि कहाँ जाएं। अगर वे विदेश जाना चाहते तो उन्हें वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता और यह काफी झंझट भरा होता क्योंकि वे उस जगह के लिए नए होते। देश में ज्यादातर गेमिंग कंपनियां बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में केंद्रित थीं। टेकियान ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि चूंकि ग्वांगझू सबसे दूर है, इसलिए वहां के हवाई टिकट सबसे महंगे होंगे। सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी। टेकियान मन ही मन खुश हो गया, वह सिस्टम के मिजाज को समझने में माहिर होता जा रहा था। उसका बहाना था कि यह एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें मिलना जुलना, विचारों का आदान प्रदान और सीखना शामिल है। सब कुछ तर्कसंगत और उचित लग रहा था। लेकिन गेमिंग कंपनियों के समूह से मिलने, विचारों का आदान प्रदान करने और सीखने के लिए क्या था? पूछो मत। जवाब ये होगा कि वे वहां की सफल गेमिंग कंपनियों के अनुभव से सीखने के लिए गए थे। 5 दिन, हम हर दिन एक कंपनी का दौरा करेंगे। असिस्टेंट शिन, उनसे पहले से संपर्क कर लेना। उस समय हम डिजाइनरों या कंपनियों के मालिकों को दावत भी दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें ऐसी कंपनियां मिले जो बड़े पैमाने पर गेम बनाने का काम करती हों तो बेहतर होगा। FPS गेम बनाने वाली कंपनियां भी हमारे लिए फायदेमंद होंगी। बाकी समय सबके लिए खाली रहेगा ताकि वे वहां की संस्कृति और खान पान का लुत्फ उठा सके और मन को शांत कर सके। इससे उन्हें बेहतर काम करने में मदद मिलेगी। हवाई टिकट, रहने का खर्च और सामूहिक भोजन का सारा खर्च कंपनी उठाएगी। एक शेड्यूल बनाओ और मुझे अंदाजा बता दो। टेकियान ने जल्दी से निर्देश दिए। जरूर, बॉस पे, मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। असिस्टेंट शिन हमेशा की तरह भरोसेमंद था। टेकियान उन्हें ज्यादा देर तक रुकने नहीं देना चाहता था। इसका एक कारण ये था कि उसे डर था कि अगर वे ज्यादा मौज मस्ती करेंगे तो सिस्टम उसे चेतावनी दे देगा। आखिरकार यह एक सीखने सिखाने का कार्यक्रम था। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि खेल की प्रगति प्रभावित हो सकती है। अगर वह समय पर खेल की घोषणा नहीं कर पाता और इसके परिणामस्वरूप समझौते की तारीख आगे बढ़ जाती तो ये बेहद अजीब स्थिति होती। चूंकि अगले महीने की निर्धारित प्रगति इतनी व्यस्त नहीं थी, इसलिए टेकियान को लगा कि सभी को मौज मस्ती करने और साथ ही सिस्टम फंड खर्च करने के लिए 5 दिन निकालना अच्छा विचार है। वे निश्चित रूप से इसके जरिए कम से कम कुछ लाख खर्च कर सकते थे। हालांकि यह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल की आग को बुझाने के लिए एक कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन एक मामूली एकजुटता गतिविधि के लिए इतना खर्च कर पाना काफी सुखद था। सहायक शिन बेहद कुशल थे और दोपहर तक कार्यक्रम तैयार हो गया। टेकियान ने कार्यक्रम लेते ही कीमत देखकर खुशी से कहा, ये तो 150,000 भी नहीं है। वह थोड़ा हैरान रह गया। यह उनकी उम्मीद से बहुत कम था। सहायक शिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ मौजूदा मानकों के आधार पर तय किया गया है। टेकियान ने सब कुछ ध्यान से देखा। सहायक शिन ने केवल 30 लोगों के लिए व्यवस्था की थी। हो सकता है कुछ कर्मचारी ग्वांगझू तक यात्रा न करना चाहें। ऐसे लोगों के लिए टेकियान कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। आखिरकार ये तो बस एक मनोरंजन था, सीखने का आदान प्रदान, ये स्वैच्छिक था। वापसी हवाई टिकट लगभग 2000 प्रति व्यक्ति थे। 300 प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 लोगों के कमरे का किराया 600 था। सामूहिक भोजन, यातायात और अन्य अतिरिक्त खर्चों के साथ साथ कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त बजट। यदि 30 से अधिक लोग जाना चाहते हैं तो वे अतिरिक्त बजट का उपयोग करेंगे। को मिलाकर कुल राशि 150,000 से कम थी। टेकियान की गणना के बाद भी राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या हम फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते? जैसे ही यह विचार मन में आया, सिस्टम ने उन्हें चेतावनी दी। बिल्कुल नहीं, यह एक सामान्य विनिमय समन्वय गतिविधि थी। हर कर्मचारी को प्रथम श्रेणी की सीट देना नियमों का उल्लंघन होता। सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास हेतु 300 युआन आवंटित करना पर्याप्त से अधिक था। वह प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग प्रेसिडेंशियल स्वीट या इस तरह की कोई और व्यवस्था देने जैसी फिजूल खर्ची के बारे में भूल ही जाए।
टेकियान ने पूरा शेड्यूल देखा और ईमानदारी से कहूं तो उसे कहीं भी अतिरिक्त पैसे देने की गुंजाइश नहीं दिखी। इससे वह थोड़ा निराश हो गया। गुआंगझो की यात्रा के लिए 30 कर्मचारियों को लाने में केवल 150,000 युआन लगते हैं। ये टेकियान की कल्पना से कहीं कम था। बेशक टेकियान का इसे सस्ता समझना सिस्टम फंड की स्थिति पर आधारित था। अगर वह औसत निकाले तो ये प्रति व्यक्ति लगभग 5,000 युआन होगा। अगर टेकियान को गुआंगझो में 2 दिनों के लिए 5,000 युआन खर्च करने पड़ते तो उसे यह बहुत महंगा लगता। छोड़ो, 150,000 ही ठीक है। हम इसी अनुमान के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले से तैयारी कर लेते हैं। टेकियान ने शेड्यूल असिस्टेंट शिन को वापस सौंप दिया। उसने सीमा पार करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उसे यह रकम कम लग रही थी, लेकिन सिस्टम द्वारा इसे अस्वीकार न किया जाना ही अपने आप में एक राहत की बात थी। टेकियान की योजना दिसंबर के अंत में थी। इसका एक कारण ये था कि मौसम ठंडा होने लगता और वे ग्वांगझू जाकर गर्मी पा सकते थे। साथ ही ग्वांगझू में कई गेमिंग कंपनियां थीं जिनका इकोसिस्टम और वातावरण बहुत अच्छा था। उनके लिए ये कहना बिल्कुल तर्कसंगत होता कि वे सीखने के आदान प्रदान के लिए वहां जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है उन्हें हवाई टिकट बुक करने और वहां की गेमिंग कंपनियों से संपर्क करने जैसी चीजों के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। हालांकि टेकियान इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने हवाई टिकट बुक करने के लिए अपने कर्मचारियों के पहचान पत्र मांगे और इस तरह ये खबर कंपनी में फैल गई। डिजाइन टीम के अंदरूनी हलकों में कई लोग अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और इस बारे में चर्चा करने लगे। क्या हम सचमुच सीखने के आदान प्रदान के लिए ग्वांगझू जा रहे हैं? मुझे लगता है ये सच है। मैंने सुना है कि असिस्टेंट शिन हवाई टिकट बुक करने की तैयारी कर रही हैं। इस कंपनी के फायदे तो वाकई बहुत बढ़िया हैं। मैंने किसी और गेमिंग कंपनी के बारे में नहीं सुना जो अपने कर्मचारियों को सीखने के आदान प्रदान के लिए ले जाए। हाँ, मैंने भी नहीं। मुझे लगता है इस तरह की यात्रा में काफी पैसा खर्च होगा। मैं खुद इस तरह के खर्च के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हम किन कंपनियों का दौरा करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सनस्ट्राइक स्टूडियो उनमें से एक होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सनस्ट्राइक स्टूडियो बहुत मशहूर है और वे FPS गेम्स में माहिर हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। यार, मैंने तो इंडस्ट्री में आने से पहले ही सनस्ट्राइक स्टूडियो जाने का सपना देखा था। अब तुम जाओगे क्या? हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि एक टॉप एंड स्टूडियो कैसे काम करता है। पूरी डिजाइन टीम बहुत उत्साहित थी। कला और प्रशासनिक टीम जैसे बाकी लोगों की बात करें तो उनकी दिलचस्पी कहीं और थी। वे तय कर रहे थे कि उन्हें क्या खाना चाहिए और कहां जाना चाहिए। इसे पूरी तरह से मुफ्त यात्रा मान रहे थे। ये तो स्वाभाविक ही था। आखिर डिजाइन टीम के ज्यादातर लोग युवा इंटरनेट के दीवाने थे, जिन्हें जाने माने घरेलू स्टूडियो और गेमिंग कंपनियों से लगाव था। बाकी लोगों को सनस्ट्राइक स्टूडियो वगैरह में कम दिलचस्पी थी, लेकिन अंततः वे सभी कंपनी की मुफ्त यात्रा को लेकर समान रूप से उत्साहित थे। अध्याय 49। सनस्ट्राइक स्टूडियो अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक, एटलस स्टूडियो गुआंगझो। सनस्ट्राइक स्टूडियो, तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। वे हमारे स्टूडियो में सीखने के आदान प्रदान के लिए आना चाहते हैं। झो मुयान हैरान था। उसने पहली बार किसी गेमिंग कंपनी को दूसरी गेमिंग कंपनी के साथ सीखने का आदान प्रदान करते सुना था। ऐसा आमतौर पर विश्वविद्यालय के छात्र अनुभवजन्य शिक्षा के लिए करते हैं ताकि वे पढ़ाई के बाद कामकाजी जीवन के लिए तैयार हो सकें। फिर भी कोई गेमिंग कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा आयोजन नहीं करती थी, कम से कम देश में तो नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश घरेलू गेमिंग कंपनियां लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करती थीं। दूरस्थ शिक्षा आदान प्रदान एक महंगा खर्च होता। लगभग 30 लोगों के समूह के हवाई टिकट, होटल और अन्य खर्चों को मिलाकर, और यह ध्यान में रखते हुए कि वे उन दिनों काम नहीं करेंगे, ये काफी बड़ी रकम हो जाती। इसके अलावा ऐसा करने से कंपनी को कोई खास लाभ भी नहीं होता, ये तो सरासर पैसे की बर्बादी होती। भले ही उन्होंने इसे ज्ञान साझाकरण का अवसर बताया, लेकिन सीखने को क्या मिलता? भला कौन सी कंपनी इतनी बेवकूफ हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। झो मुयान की पहली प्रतिक्रिया उन्हें अस्वीकार करने की थी। वह सनस्ट्राइक स्टूडियोज के निर्माता थे और उद्योग में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वैसे तकनीकी रूप से कहें तो उनकी बदनामी ज्यादा थी। चूंकि कई लोग सनस्ट्राइक स्टूडियोज की आलोचना कर रहे थे, इसलिए निर्माता होने के नाते उन पर भी आरोप लगना लाजमी था। झो मुयान उनका उपनाम था, असली नाम नहीं। दक्षिण कोरिया में कई कंपनियों के उपनाम होते थे, क्योंकि वहां यही चलन था और सनस्ट्राइक स्टूडियोज भी इससे अलग नहीं था। हाल ही में
सनस्ट्राइक स्टूडियोज एक ऑनलाइन FPS गेम बना रहा था और 1 साल से ज्यादा समय से इस पर काम चल रहा था, साथ ही आंतरिक बीटा टेस्टिंग शुरू होने वाली थी। ऐसे नाजुक समय में झोंगमुयान के लिए सुदूर होंडोंग प्रांत की एक गेमिंग कंपनी के कर्मचारियों से मिलना जुलना बिल्कुल भी उचित नहीं था। बॉस झो, ये तो एक मशहूर कंपनी है, इन्होंने ही घोस्ट जनरल बनाई है। मेरा सुझाव है कि हम इनसे मिलने का समय निकालें। अगर आपके पास समय नहीं है तो हम भाई सन को इनसे मिलवा सकते हैं। उन्हें कंपनी घुमाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, शिन हेलू के संपर्क में रहने वाली प्रशासनिक महिला ने याद दिलाया। इन्होंने घोस्ट जनरल बनाए। झोंगमुयान दंग रह गए और उन्हें तुरंत लगा कि लड़की की बात में दम है। कहावत है ना, जितने ज्यादा दोस्त होते हैं जिंदगी में उतने ही ज्यादा विकल्प होते हैं। भले ही वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इतनी दूर से सिर्फ मिलने और विचारों का आदान प्रदान करने के उनके नेक इरादे को ठुकराना काफी निर्दयी लगता। इसके अलावा झोंगमुयान घोस्ट जनरल के बारे में जानती थी। यह एक मोबाइल गेम था जो हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये स्पष्ट था कि इसका निर्माता कोई मूर्ख नहीं था। शायद ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना और उसे जानना एक अच्छा विचार होगा। वैसे भी इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा और कार्यालय में घूमने से काम में कोई बाधा भी नहीं आएगी। ये सोचकर झोंगमुयान ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मान जाओ। पहले उनसे मिलने का समय तय कर लो। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। जरूर, बॉस झो। साथ ही नए कर्मचारियों की छंटनी सूची जारी हो गई है, कृपया इसे देख लें। झोंगमुयान ने सूची पर नजर डाली। लिन वान के अलावा बाकी सभी को नियमों के अनुसार निकाल दो। जरूर, लड़की ने आगे कुछ नहीं पूछा और सूची लेकर चली गई। कई गेमिंग कंपनियों में, खासकर उन कंपनियों में जो स्नातकों को अधिक संख्या में भर्ती करती थी, छंटनी प्रणाली आम बात थी। सनस्ट्राइक स्टूडियो में भी यही स्थिति थी। वे स्नातकों को भर्ती करते थे और कुछ महीनों बाद उनका मूल्यांकन करते थे, जिसमें सबसे कम रैंक वाले 15% को निकाल दिया जाता था। निकाले गए स्नातकों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो जाती थी। पहली बात तो ये कि वे अब कंपनी के स्नातक नहीं रह जाते थे और किसी अन्य कंपनी के स्नातक भर्ती अभियान में भाग नहीं ले सकते थे। दूसरी बात, उनके पास केवल कुछ महीनों का कार्य अनुभव होता था और उन्हें उनकी पिछली कंपनी से निकाल दिया गया होता था। यह उनके भविष्य की नौकरी की तलाश में बिल्कुल भी मददगार नहीं होता था। दूसरे शब्दों में, झोंगमुयान के एक बयान ने निकाले गए स्नातकों के करियर में एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी थी। हालांकि झोंगमुयान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। भले ही वह जानता था कि निकाले गए स्नातक उसे और उसके परिवार को कोसेंगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। झोंगमुयान के लिए गेमिंग उद्योग बस एक ऐसा जंगल था जहां सबसे योग्य ही जीवित रहता है। ऐसे क्रूर वातावरण में सहानुभूति का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस सूची में एक अपवाद था, लिन वान। वह एक लड़की थी और बाकियों की तरह ही बीजिंग के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से उच्च योग्यताओं के साथ भर्ती हुई थी। छंटनी सूची के ग्रेडिंग के आधार पर वह भी निचले 15% में शामिल थी। कई अन्य युवाओं की तरह लिन वान ने भी भोलापन और अत्यधिक आशावाद की वही गलती की थी। झोंगमुयान के लिए खेल महज एक व्यवसाय था। हालांकि लिन वान और अन्य युवाओं के लिए वे इसे एक कला या एक जुनूनी सपना मानते थे। इसी वजह से उनके काम करने का तरीका चयन प्रक्रिया के मानदंडों के खिलाफ था। दूसरे शब्दों में, वह सनस्ट्राइक स्टूडियोज की जरूरतों के हिसाब से प्रतिभावान नहीं थी। हालांकि झोंगमुयान ने उसे चयन सूची से बाहर क्यों रखा था, इसका एक कारण था। इन सब बातों को छोड़ दे तो उसका अतीत बेहद भयावह था। उसके पिता सबसे बड़े संचार और स्मार्ट हार्डवेयर वितरक शेनहुआ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे। झोंगमुयान ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वास्तव में ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाने से बढ़कर उनकी कोई और इच्छा नहीं थी। बेशक लिन वान को यह नहीं पता था कि उसकी पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है, क्योंकि वह स्कूल की सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सनस्ट्राइक स्टूडियोज में शामिल हुई थी। लेकिन स्पष्ट रूप से लिन वान ने अपने पिता की उसके प्रति देखभाल और चिंता को कम आंका था। लिन वान के सनस्ट्राइक स्टूडियोज में शामिल होने के दूसरे ही दिन झोंगमुयान को शेनहुआ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कार्यालय से एक कॉल आया। 2 मांगे थी। पहली, वह उम्मीद करता था कि झोंगमुयान और सनस्ट्राइक स्टूडियो लिन वान की देखभाल में मदद करे ताकि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले और बीमार न पड़ जाए। दूसरी, वह उम्मीद करता था कि झोंगमुयान गेमिंग उद्योग के प्रति लिन वान के सपनों को जल्द से जल्द तोड़ दे ताकि वह वहां करियर बनाने की इच्छा छोड़ दे। हालांकि उसने अपनी बातों में चतुराई दिखाए, लेकिन झोंगमुयान जैसा समझदार व्यक्ति बात को तुरंत समझ गया। लिन वान के पिता नहीं चाहते थे कि वह गेमिंग उद्योग में जाए,
लेकिन वे खुले तौर पर उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे, कहीं उनके रिश्ते खराब न हो जाएं, इसीलिए उन्होंने ऐसा घुमावदार तरीका अपनाया। ऐसी बात पर झो मुयान तुरंत मान गया। आखिर यह शेनहुआ कॉर्पोरेशन था। अगर वे उनसे कुछ संबंध बना लेते तो सनस्ट्राइक स्टूडियो को भविष्य में ही फायदा होता। इसलिए लिन वान ही एकमात्र ऐसी थी जिसे बाहर किए जाने की सूची से बचा लिया गया। झो मुयान काफी समय से सोच रहा था कि लिन वान के गेमिंग उद्योग के प्रति जुनून को जल्द से जल्द खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं था, बस उसे उद्योग की सच्चाई दिखा देना काफी था। गेमिंग उद्योग, या कम से कम घरेलू उद्योग, एक तरह से शोषणकारी कारखाना था। एलिमिनेशन लिस्ट 996, पैसे के लिए सपनों और जुनून को त्यागना और कला को पैसा कमाने का जरिया बनाना। ये सब घरेलू गेमिंग जगत में कोई नई बात नहीं थी। बेशक ये सब बातें पूरी तरह सच नहीं थी। देश में अभी भी प्रतिभाशाली डिजाइनर और दिल से काम करने वाले स्टूडियो मौजूद थे, हालांकि वे बेहद दुर्लभ थे। झो मुयान को पूरा यकीन था कि अगर वह लिन वान को इस उद्योग की सच्चाई दिखा देगा तो वह निश्चित रूप से बेहद निराश होकर इसे छोड़ देगी। ये तो तय था। अध्याय 50, ग्वांगझो। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो, शाओलू। इस फंक्शन में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, कृपया आवश्यक बदलाव करें। हाथ की संवेदनशीलता से संबंधित प्रश्नों के लिए आपको भाई बाओ से पूछना होगा, वही विशेषज्ञ हैं। हुआन सिबो ने धैर्यपूर्वक डिजाइन ड्राफ्ट पर अपनी राय दी। शाओलू डिजाइन टीम के सदस्यों में से एक था और वह घूलों की क्षमता डिजाइन बनाने का प्रभारी था। उसका अनुभव हुआन सिबो से भी कम था और वह शुरू में एक अन्य गेमिंग कंपनी में प्रशिक्षु था। हालांकि उसे कभी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं सौंपी गई और वह केवल कभी कभार छोटे मोटे काम करते हुए फॉर्म भरता था। इस प्रकार भले ही उसके कार्य अनुभव को नगण्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत ही कम था। अधिकांश कंपनियों में लोगों को अक्सर उनके पद और अनुभव क्षमताओं के आधार पर आंका जाता है। भले ही उन्होंने समान समय तक काम किया हो, लेकिन अलग अलग अनुभव के कारण हुआन सिबो इस पद पर वरिष्ठ था। जरूर भाई हुआन, मैं अभी इस पर ध्यान देता हूँ। शियाओलू ने गेम एडिटर चालू किया और हुआन सिबो के सुझावों के आधार पर फंक्शन में बदलाव किए। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड पहले ही निर्माण चरण में पहुंच चुका था और डिजाइनर गेम बनाने के दौरान पहले से खरीदे गए विभिन्न टेम्पलेट्स और फंक्शन को गेम एडिटर में जोड़ रहे थे। चूंकि गेम एडिटर का उपयोग करना आसान था और उन सभी को पहले से इसका अनुभव था, इसलिए काम में तेजी से प्रगति हुई, जबकि पेक यान जैसे आम आदमी के लिए ये काम करना कहीं ज्यादा तेज था। अपने काम पर ध्यान दो और ग्वांगझू यात्रा के बारे में मत सोचो। पहले अपने काम पर ध्यान दो, हुआन सिबो ने शियाओलू को थोड़ा खोया हुआ देखकर याद दिलाया। थोड़ा शर्मिंदा होकर शियाओलू ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। भाई हुआन, मैं तो पहले कभी ग्वांगझू नहीं गया और हम तो मशहूर सनस्ट्राइक स्टूडियो जा रहे हैं। मेरा उत्साहित होना तो स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत करो, मैं काम की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखूंगा। हुआन सिबो ने सिर हिलाया और काम में लग गए। सच तो यह है कि वे भी पहले कभी ग्वांगझू नहीं गए थे। सिर्फ वे ही नहीं, कंपनी के ज्यादातर लोग भी वहां नहीं गए थे। जिंगझोउ से ग्वांगझू के हवाई टिकट का खर्च कुछ 1000 युआन था। इनमें से ज्यादातर लोग तो तेंगदा में आने से पहले बिल्कुल कंगाल थे। भला ये खर्च कैसे उठा सकते थे? जब उन्होंने इस ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के बारे में सुना तो हुआन सिबो और बाओजू उदासीन थे, जबकि बाकी लोग खुशी से झूम रहे थे। शुरुआत में बाओजू एक घर में रहने वाला व्यक्ति था जिसे बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ऑफिस में बैठकर गेम खेलना ही पसंद करता था। वहीं हुआन सिबो का ध्यान इस बात पर था कि गेम की प्रगति पर कोई असर न पड़े। काम का मोटा मोटा अनुमान लगाने के बाद हुआन सिबो को पता चला कि यात्रा से प्रगति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड समय पर पूरा हो जाएगा। तभी उसे थोड़ी राहत मिली। आज के हुआन सिबो के लिए गेम की प्रगति ही सबसे महत्वपूर्ण थी। बॉस पे इतने समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने उसे इतना बड़ा काम सौंपा था और बदले में उसे अच्छा इनाम भी दिया था। साथ ही वे सबको सीखने सिखाने के लिए ग्वांगझू भी ले जा रहे थे। उनकी इस दयालुता का बदला चुकाना नामुमकिन था। अगर हुआन सिबो ने गेम को पूरी तरह से तैयार नहीं किया तो वह बॉस पे की मेहनत को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा हुआन सिबो सनस्ट्राइक स्टूडियो भी देखना चाहता था। वह स्टूडियो देश में काफी मशहूर था और गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले हुआन सिबो ने उस स्टूडियो को अपना लक्ष्य बनाया था। काम शुरू करने के बाद हुआन सिबो ने सनस्ट्राइक स्टूडियो के बारे में कई अफवाहें सुनी।
कुछ लोगों का कहना था कि सनस्ट्राइक स्टूडियो ने एक बार 5 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर दी थी। कुछ का दावा था कि सनस्ट्राइक स्टूडियो की डिजाइन टीम का मासिक बोनस उनकी बेसिक सैलरी से भी ज्यादा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सनस्ट्राइक स्टूडियो ने साल के अंत में एक शानदार बोनस के तौर पर स्पोर्ट्स कार भी दी थी। हुआंग सिबो ने पहले इन अफवाहों की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ये साफ था कि गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों का सपना सनस्ट्राइक स्टूडियो तक पहुंचना था। ऐसी जगह पर जाना उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एक महीना जल्दी बीत गया। 27 नवंबर, शुक्रवार, टेंगडा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचे और उन्हें अपने अपने कमरों में सामान रखने के लिए भेज दिया गया। होंडोंग प्रांत में इस समय सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हालांकि ग्वांगझो में तापमान अधिक था और दोपहर की धूप सब पर पड़ रही थी, जिससे एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। हुआंग सिबो को थोड़ा खोया हुआ सा महसूस हो रहा था। माहौल बिल्कुल छुट्टियों जैसा था। कुछ प्रशासनिक लड़कियां अपने फोन पर शेड्यूल देख रही थीं और अगले दिन घूमने की योजना बना रही थीं। डिजाइन टीम के कुछ लड़के पास की सुपरमार्केट की तलाश कर रहे थे ताकि वे रात में पीने और ताश खेलने के लिए अपने होटल के कमरे में बियर ला सकें। कुल 27 लोग इस यात्रा पर गए थे। बाओ जू ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उन्हें इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वे ऑफिस में ही रहना चाहते थे। बॉस पेई की बात करें तो वे भी इस समूह में शामिल नहीं हुए और जल्दी ही अपने कमरे में लौट आए। संभवतः वे उड़ान की थकान से उबरने के लिए आराम कर रहे थे। पूरी यात्रा का कार्यक्रम सहायक शिन ने बनाया था और टेई कियान ने इसमें कोई दखल नहीं दिया। हुआंग सिबो और शियाओ लू एक ही कमरे में रह रहे थे। सामान रखने के बाद हुआंग सिबो ने अपना लैपटॉप निकाला और कहानी में बदलाव करते हुए डिजाइन का मसौदा देखने लगे। अब तक ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड का ढांचा तैयार हो चुका था। हालांकि बाओजू को लगा कि इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है, चाहे वह हाथ की संवेदनशीलता हो या सामान्य विवरण। हुआंग सिबो भी उतने ही चिंतित थे क्योंकि वे खेल को परिपूर्ण बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते थे। खेल वास्तव में उत्कृष्ट होगा यदि यह उस स्तर तक पहुंच जाए जहां बाओजू जैसे अनुभवी खिलाड़ी को भी इसमें कोई कमी न दिखे। भाई हुआंग, मैं पहले बाहर जाकर बाकियों के साथ शामिल हो जाता हूँ। अगर थक गए हो तो पहले आराम कर लो, शियाओलू ने हुआंग सिबो को पहले बताया और फिर खुशी खुशी बाकियों के साथ खेलने चला गया। टेई कियान के कमरे में, भाई कियान, मैं अभिनय करते करते थक गया हूँ, काम की वजह से हमें एक दूसरे से इतना दूर रहना पड़ता है, मायांग ने थके हुए स्वर में कहा। अभी तक कंपनी में केवल असिस्टेंट शिन को ही मायांग और टेई कियान के रिश्ते के बारे में पता था। इसी वजह से मायांग को सबके सामने टेई कियान के सामने एक अजनबी की तरह व्यवहार करना पड़ता था। टेई कियान को हर समय बॉस पेई कहकर बुलाना उसे थका देता था। वे साफ तौर पर भाई थे जो एक ही बिस्तर पर सोते थे, फिर भी उनके बीच अभी एक खाई सी थी। कंपनी के लिए तुम्हें त्याग करना होगा, टेई कियान ने मायांग के कंधों पर थपथपाया। इस समय तुम कंपनी में मेरी आंखें हो, तुम्हें मुझे किसी भी समस्या की सूचना तुरंत देनी होगी। अगर टेई कियान ने उनके रिश्ते का खुलासा कर दिया होता तो बाकी लोग मायांग से सावधान हो जाते। तब तक उसके लिए कंपनी में क्या हो रहा है ये समझना मुश्किल हो जाता। टेई कियान को ये सुनिश्चित करना था कि उसे स्थिति की पूरी जानकारी हो, अन्यथा अगर वे नुकसान को संभाल नहीं पाए तो यह विनाशकारी होगा। मायांग का पहले से ही बड़ा चेहरा और भी सिकुड़ गया। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं जासूस हूँ। वैसे हाल ही में कुछ खास नहीं हुआ है। सभी लोग डिजाइन ड्राफ्ट के आधार पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। टेई कियान ने सिर हिलाया, ये बहुत अच्छा है। उसने पहले ही डिजाइन ड्राफ्ट को सरसरी तौर पर देख लिया था। हालांकि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसकी तीनों शर्तें पूरी हो गई थी। जब तक डिजाइन ड्राफ्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, गेम के फ्लॉप होने की ही संभावना थी और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ओह, और हाँ, लगता है सब लोग सनस्ट्राइक स्टूडियो में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या वे सच में इतने शानदार हैं? मायांग ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? टेई कियान को इस इंडस्ट्री की ज्यादा जानकारी नहीं थी और न ही उसे पता था कि वह किस तरह का स्टूडियो है। वह तो बस गुआंगझो पैसे खर्च करने आया था और सनस्ट्राइक स्टूडियो उन कुछ स्टूडियो में से एक था जिनसे असिस्टेंट शिन ने संपर्क किया था। अन्य कर्मचारियों को लगा कि टेई कियान ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सनस्ट्राइक स्टूडियो का संस्थापक कौन है। कल हम सबसे पहले सनस्ट्राइक स्टूडियो जा रहे हैं। ज्यादा सवाल पूछना ताकि कोई असहजता न हो।
हमें ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करना होगा क्योंकि उन्होंने हमारा इतना अच्छे से स्वागत किया है, टेक यान ने याद दिलाया। बॉस होने के नाते टेक यान के लिए सवाल पूछना या ज्यादा बेपरवाही से पेश आना ठीक नहीं था, वरना उनकी छवि खराब हो जाती। इसलिए यह जिम्मेदारी मा यांग को सौंपी गई। मा यांग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो भाई कियान, इसे मुझ पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह।